हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जूलॉजी का क्लास नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो है उसका हम लोग टॉपिक को आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले क्विक रिवीजन हमें चाहिए कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा क्या क्या है। तो पिछले क्लास में जो पढ़ाई हुई थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जूलॉजी का सिलेबस क्या था, और जूलॉजी के सिलेबस को देखने के बाद हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल के कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं उनके अंदर। तो पहला गुण था मल्टी सेलुलरिटी, अर्थात बहुकोशिकीयता। तो बहुकोशिकीय होते हैं एनिमल्स। इनके बारे में हम लोगों ने समझा, जिसमें मल्टी का मतलब मैनी, सेलुलरिटी मतलब सेल्स। तो बहुत सारे सेलों का गुच्छा मल्टी सेलुलर कहलाएगा। तो ऐसे जीवों को मल्टी सेलुलरिटी वाला गुण दिखाई पड़ेगा। यानी ऐसे अगर हम जीवों को देखें तो मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो एनिमल्स के बॉडी में सेल्स जो होते हैं वो कई होते हैं, कई सारे सेल्स होते हैं। तो कई सारे सेल्स होते हैं एनिमल के अंदर, जैसे कि हाइड्रा है, ये मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा हम लोग चर्चा किए थे हेट्रोट्रॉप्स के बारे में, कि एनिमल जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हो। अगला था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कोई भी जीव जो है एनिमल वो हेट्रोट्रॉप तो है ही, होलोजोइक मोड में न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। अर्थात कंप्लीटली पहले खा लेते हैं फिर पचाते हैं, मतलब इंजेशन पहले होता है फिर डाइजेशन होता है। और चौथा बात हम लोगों ने किया था कि ये सब जितने भी हैं जो भी एनिमल वगैरह, उसमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मूवमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल का ये सब गुण को हम लोग देखे। और उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने बात किया था कुछ नोट पॉइंट का, कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो यूनिसेलर हैं। यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल के बने हुए होते थे, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ। अगर सिंगल सेल के बने हुए हैं तो वो अकेले ही सभी काम करते हैं, मतलब उसी सेल से सब काम होता है, डाइजेशन का भी, रेस्पायरेशन का भी, रिप्रोडक्शन का भी, और कई सारे एक्टिविटी इस प्रकार के जो हम लोग कई सारे सेलों को मिला के कर रहे होते हैं, ये अकेले ही कर देते हैं। बताओ, अकेले ही करता है, कितना बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा मल्टी सेलुलरिटी जो होता था, यानी हम लोगों का जो सेल था वो डिवीजन ऑफ लेबर में था, यानी कि लेबर यानी काम उसका बटा हुआ था, डिवीजन किया हुआ था। तो सभी सेल्स अपना अपना काम करते थे, और वहां पर बेचारे अकेले एक ही सेल सारे काम को कर रहा था। इसके अलावा हमने बताया था टिश्यू के विषय में। टिश्यू क्या था? टिश्यू एक ही प्रकार के सेल का गुच्छा था, सिमिलर सेल का जो था गुच्छा था, लेकिन किसके साथ? इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस जो है उसके साथ। ठीक है, ये देखो अगल बगल क्या था, इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस भी कह सकते हैं इसको। ये अगल बगल था सभी सेल के बीच में। जैसे कैसे आप ईंट के बीच में मसाला देते हो, है ना, ईंट के बीच में मसाला देते हो ना, सीमेंट वगैरह देते हो जो उससे चिपक जाए। तो यहाँ पर क्या है, उसी प्रकार से ये इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये जगह हो, खाली जगह को क्या क्या बोलते हैं, अगल बगल जो खाली जगह है इसके बीच बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस। उस स्पेस में क्या भरा होता है? ये मसाला टाइप का चीज। और ये मसाला टाइप का जो चीज भरा हुआ है उसको बोलेंगे इंटरसेलुलर सब्सटेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। ये सभी सेल को जोड़ के आपस में रखता है। और ये क्या करता है? स्पेसिफिक फंक्शन, यानी विशिष्ट कार्य करते हैं। और यहीं पाके हमने रोक दिया था क्लास अपनी, कि विशिष्ट कार्य क्या है। तो आज चलिए हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं विशिष्ट कार्य ऐसे क्या क्या है जो कि देखने हैं हमको। ऐसा क्या कार्य है जो विशिष्ट कार्य है टिश्यू का हम चर्चा कर रहे थे। तो टिश्यू के बारे में हमने बता दिया था कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू बहुत सारे समान टाइप के हैं सेल आपस में जब जमा हो इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस के साथ जब जमा होता है, तो उसी ग्रुप को, उसी जमावट को हम लोग क्या कहते हैं? उसी जमावट को हम लोग कहते हैं टिश्यू। लेकिन ये जो टिश्यू होता है, ये टिश्यू कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी करता है। ये कौन कौन से स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि वो टिश्यू कौन सा है। क्या बात कर रहे हैं सर, टिश्यू के भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, टिश्यू के प्रकार होते हैं उनके फंक्शन के आधार पर, वो कार्य कैसे कर रहे हैं उस आधार पर। यानी आप फंक्शन और स्ट्रक्चर के आधार पर कह सकते हो कि टिश्यू के प्रकार है। तो ये जो फंक्शन और स्ट्रक्चर के आधार पर हम कहेंगे, किसके किसके आधार पर? फंक्शन, आप यहां से नोट बनाना चालू कर दो कल के आगे। फंक्शन और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के आधार पर, बेसिस पर, के आधार पर क्या होता है? स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर टिश्यू टिश्यू के चार टाइप्स हैं।
4 टाइप्स हैं। अब देखो आपको हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, मैंने कल बता दिया है, क्योंकि आपको बस एग्जाम निकालना है, ना कि हैंड राइटिंग। तो नोट को कहीं लेके जाओगे, कहीं नहीं। तो ये 4 प्रकार है, ठीक है। अब ये जो 4 प्रकार है, इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका, वो आपका आता है सबसे पहला इपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं इपिथेलियल। इपिथेलियल बोला जाता है इसी को। हम लोग इपिथेलियल टिश्यू को इपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं, अभी बात करेंगे उस पर। तो पहला टिश्यू आ गया इपिथेलियल। स्पेलिंग पढ़ना है अच्छे से, इपिथेलियल बोलना है, इपिथेलियल। आप एक दो बार बोल के देख लो, क्योंकि बोलने में बाद में प्रॉब्लम ना होना चाहिए, फर्स्ट टाइम अगर बोल रहे हो तो। इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, इसी को इपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ना आप लोग जब लिख रहे हो ये नोट को, तो आप नोट को साथ ही साथ लिखोगे ना, तो बड़ी मजा आएगा। और अगर पीछे अगर आप लिखोगे बाद में कि नहीं हम बाद में लिखेंगे, अभी हम पहले सुनेंगे, वो भी ठीक ही है, लेकिन आपका समय जाएगा उसमें, उसमें आपका समय जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बाद में करना, ये भी हो सकता है। पहले सुनेंगे पूरा, जो 1-2 घंटा का लेक्चर है वो उसको पहले सुनेंगे, तो आप सुन सकते हो साथ ही साथ। तो बाबू इधर हम टिश्यू का प्रकार लिखते जाएंगे, ठीक है, ये सब टिश्यू लिखाएगा। इधर हम उसका स्पेसिफिक फंक्शन बताते जाएंगे कि वो क्या क्या फंक्शन करता है। वो स्पेसिफिक फंक्शन जो आपका है, जो वहां पर हम कल बोल के छोड़ दिए थे, स्पेसिफिक फंक्शन, तो कहें अभी ना कि स्पेसिफिक फंक्शन सभी टिश्यू का अपना अपना होता है। तो यहां मैंने लिख स्पेसिफिक फंक्शन। पिछले दिन मतलब कि कल मैंने एक भी आपको केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर नहीं दिया था, लेकिन आज से आपको केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर बिल्कुल मिलेगा। कितने बजे? 8 बजे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, आप लोग सुबह उठ गए होंगे सोकर, अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरा ये वीडियो। लेकिन अब 8 बजे आपको केमिस्ट्री का वीडियो देखना है, तैयार रहिए उसके लिए भी। केमिस्ट्री भी बड़ा मजेदार है, आप तो जान ही रहे हैं सब कुछ केमिस्ट्री विषय में से। तो स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे कि किस टिश्यू का क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, क्या वो फंक्शन दिखाता है, क्या वो फंक्शन करता है। तो पहला तो इपिथेलियल आ गया। इपिथेलियल टिश्यू के विषय में अगर हम कहें, अगर हम इपिथेलियल टिश्यू के विषय में कहें, इपिथेलियल टिश्यू के विषय में, तो इसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है। तो सबसे पहला बात, स्पेसिफिक फंक्शन को जानने के लिए सबसे पहला बात है कि ये प्रोटेक्शन करता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। किसका असर करेगा? प्रोटेक्शन। अच्छा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये टिश्यू हमारे शरीर का है, हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करेगा। आपको पता है, अगर ये आपको पता होता ना कि ये पाया कहाँ जा रहा है हमारे शरीर के कौन से हिस्से में, तो आपको ये प्रोटेक्शन मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आज मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि आज पहली बार है, समझोगे पहली बार। अब जहां जहां आपके शरीर में प्रोटेक्शन का जरूरत है, जैसे शरीर के बाहर वाला चमड़ा जो है क्या है? इपिथेलियल, इपिथेलियल टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू है। शरीर के अंदर जो मुंह वाला जो जो गया हुआ है नली, इसमें भी इपिथेलियल टिश्यू है। तो ये प्रोटेक्ट करता है, देखो ना ऊपर में लगा हुआ है, प्रोटेक्ट करता है बाहरी चीजों से, प्रोटेक्ट करता है। हमारे शरीर पर जैसे कपड़ा पहनते हैं तो प्रोटेक्ट करता है, वैसे ये चमड़ा लगा हुआ है, अंदर के मांसपेशियों को प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर से। तो इसका सबसे पहला काम होता है प्रोटेक्शन, अर्थात सुरक्षा। इसको हम क्या कर सकते हैं? हिंदी में सुरक्षा कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आपको एक ही लैंग्वेज पकड़ो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्शन, सुरक्षा से बढ़िया रहेगा, आप प्रोटेक्शन ही याद रखो, इसमें हम सुरक्षा वगैरह में नहीं फंसना चाहेंगे। प्रोटेक्शन हुआ। दूसरा, ये क्या करता है? आपको कवरिंग देता है, कवरिंग देता है। कवरिंग मतलब क्या होता है सर? कवरिंग का मतलब होता है वो कवर करता है आपको, जैसे है ना ये शर्ट है मैंने पहना हुआ है, अपने आप को कवर करके रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा? कवरिंग करेगा। कवरिंग हमेशा बाहर की तरफ होता है, ये बात याद रखना है, ये बात याद रखना है कि कवरिंग जो हमेशा होता है वो किधर होता है? बाहर की तरफ, आउटसाइड, है ना, आउटसाइड होता है, हमेशा बाहर की ओर होता है कवरिंग। कवरिंग हमेशा बाहर की तरफ होता है। और क्या ये करता है कवरिंग के अलावा? कवरिंग के अलावा ये लाइनिंग भी करता है। लाइनिंग, ये क्या होता है लाइनिंग? अच्छा रुको 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 रुको, सब बताऊंगा। लाइनिंग क्या होता है? लाइनिंग होता है, लाइनिंग। और ये लाइनिंग कहाँ होता है? अंदर की ओर। कहाँ होता है? अंदर की ओर, इनसाइड। ये क्या है? लाइनिंग क्या है? यहाँ कवरिंग तो हो गया, लाइनिंग क्या है? ये इनसाइड आपने बोला, हाँ हाँ इनसाइड तो मैंने बोला। तो इनसाइड क्या होता है, मतलब लाइनिंग में क्या होता है ऐसा? अब देखो मेरे पास आओ, एक बात बता दें, 4 है तो चारों को मैं लिखूंगा, चारों को इधर स्पेसिफिक फंक्शन भी मैं लिखते जाऊंगा। तो आपके कॉपी में जो बनना चाहिए नीचे, मैं अगले पेज में जाऊंगा और बीच बीच में कुछ कुछ बातें ऐसे बताते रहूंगा, तो आप उसको वहां पर नोट साथ ही साथ कर सकते हो। लाइनिंग क्या होता है? 1 मिनट के लिए मैं अपने ये आहार नाल, जिसको गट कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं, उसको बना लेता हूं। अगर मान लो ये अपना आहार नाल, आहार नाल आपको, चलो अगले पेज में बना लेते हैं। आहार नाल की अगर मैं बात करूं, आहार नाल का बात करूं, आहार नाल आप जानते हो इस प्रकार से, जो आपका नाक है, फिर यहाँ पे मुंह है, फिर इस प्रकार से ना आपका ये
है ना स्ट्रक्चर आपके मुंह का, है ना, वैसे कोई खास नहीं बनाया हूँ, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर आप इसको बना लेना, ये मुंह है आपका, तो यहाँ पर से जो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, आप जानते हो यहाँ पर क्या होगा, स्टोमक होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्टोमक होगा। स्टोमक का मतलब क्या होता है सर, आपको पता है, आगे बताने की जरूरत नहीं है, ये स्टोमक है आपका। तो अभी हम यहाँ पर उतना, देखो मेरा भी फिगर क्या है ना, उतना अच्छा नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि मुझे फिगर पे ध्यान नहीं है, मुझे ध्यान किस चीज पर है, समझाने पर। और आपको भी यही होना चाहिए, आपका भी ध्यान कहाँ होना चाहिए, बस समझने पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि फिगर वहां तो बनाना है नहीं, वहां तो ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व करना है ना, वहाँ सारा ऑप्शन ही दिया हुआ रहेगा। बस आपको ये पढ़ के जाना है कि अच्छे से इस प्रकार से करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा फिगर यहाँ पे बना कर थोड़ा सा बस समझ लोगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो ये ओइसोफेगस है। ये ओइसोफेगस में क्या होता है जी, ये ओइसोफेगस, इसको ओइसोफेगस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर जो है आप जान ही रहे हो, ये आपका स्टोमक रहेगा, इस प्रकार से स्टोमक इस प्रकार से आपके पास रहेगा। तो स्टोमक का बात बाद में करेंगे। ये क्या है भाई, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा स्टोमक है, स्टोमक है, स्टोमक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टोमक, यानी अमाशय, अमाशय, अमाशय है। बना लो मेरे साथ ही बना लो, अमाशय है। ठीक है, ये गंदा फिगर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ डॉक्टर में आप देखते हो, एक पैरासीटामोल लिखने का होता है, ऐसे करके ऐसे लिख देता है और पैरासीटामोल हो जाता है उसके लिए। तो आपको ध्यान रखना है, वहां पे उतना समय नहीं देना है। अब ऐसे खूब अच्छे से पारा, फिर सीटा, फिर मोल लिखने लगोगे तो डॉक्टर का समय है आदमी को बचाने के लिए बना है। अब वो समय ही नहीं दे पा रहे डॉक्टर को, उसको लिखना पड़ेगा पैरासीटामोल, ऐसे कर दिया। अब जाने वो दुकानदार कैसे देगा दवाई, उसको सब पता है। तो ये बात ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर समय उतना नहीं देना है, यानी कि खूब सारा समय दे रहे हैं फिगर बनाने में ही। फिर ये क्या है जी, ये तो आपका ओइसोफेगस है। ये क्या है, ओइसो, ये क्या है, ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, फेगस, एफ ए, सॉरी एफ नहीं होगा, पी एच ए होगा, PHAGUS, ओइसोफेगस। ठीक है, ये ओइसोफेगस अपना है। अब ओइसोफेगस जो है, इस ओइसोफेगस के बारे में मैं बता रहा था। अब अगर मैं इस ओइसोफेगस को यहाँ पर, ओहो, अगर मैं ओइसोफेगस को, अगर मैं ओइसोफेगस को यहाँ पर दिखा सकूं, देखो दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे दिखाने का कोशिश करता हूं। ठीक है, ओइसोफेगस को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये अपना ओइसोफेगस था इस प्रकार से। ठीक है, ये ओइसोफेगस था, ये ओइसोफेगस था। ठीक है, अब ये ओइसोफेगस, या फिर इसको इसी प्रकार से दिखा देते हैं यार। हाँ, ओइसोफेगस, ये ओइसोफेगस है। और ये ओइसोफेगस में अगर देखा जाए तो ओइसोफेगस में क्या होगा ना, ये बाहर वाला जो लाइनिंग है, ये जो बाहर वाला लाइनिंग है आप जो देख रहे हो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर बाहर वाला जो लाइनिंग है, इस बाहर वाली लाइनिंग को क्या कहिएगा, इस बाहर वाली लाइनिंग को क्या कहिएगा, बिल्कुल आप सही पकड़े, क्या नाम होगा, कवरिंग होगा। यही लाइन यहाँ पर भी तो होगा, यही लाइन यहाँ पर भी तो होगा। इस बाहर वाली लाइन का नाम क्या हो जाएगा, कवर। ये बाहर वाला लाइन को हम क्या कह सकते हैं, कवर। इसको हम कवरिंग बोलेंगे। ये हमारा क्या है, कवरिंग है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कवरिंग है। ये हमारा कवरिंग है, कवरिंग, कवरिंग। तो किसी भी, ये इपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम समझा रहे हैं, ये इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है ओइसोफेगस, ये कवरिंग है हमारा। लेकिन अगर हम बात करें अंदर वाले का, अगर मैं रेड कलर से दिखाऊं अंदर वाले को, अंदर वाले रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये क्या हो गया बताइए। ये जो लाइनिंग है, ये बाहर वाला लाइनिंग नहीं, अंदर वाला लाइनिंग जो है, क्योंकि ये पूरा लाइनिंग जो होता है अंदर और बाहर दोनों तरफ लाइनिंग होता है। मैं अगर आपको ऐसे बताऊं कि ग्लास है, ग्लास के बाहर, अच्छा ग्लास का बाहरी जो सतह होता है वो क्या होता है, ग्लास का बाहरी सतह वो है कवरिंग। और अंदर वाला जो सतह होता है, अंदर वाला सतह, ये अंदर वाला सतह, अंदर वाला सतह, ये वाला सतह, ये वाला सतह, ये वाला सतह क्या होगा, ये वाला सतह, ये सब क्या होगा, अंदर वाला सतह, वो लाइनिंग कहलाएगा। तो ये जो है आपका, ये जो आपका है लाइनिंग है, ये आपका क्या है, ये है आपका लाइनिंग, ये आपका लाइनिंग हो गया, लाइनिंग। मतलब यही हो गया, ये हो गया आउटसाइड, ये आपका आउटसाइड हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनसाइड, ये आपका इनसाइड हो गया। तो आउटसाइड और इनसाइड है, बस इतना ही फर्क है। जो अंदर की तरफ है वो आपका लाइनिंग होता है, जो बाहर की तरफ होता है वो कवरिंग होता है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि ये कवरिंग और आउट लाइनिंग में क्या अंतर है। इपिथेलियल टिश्यू
कवरिंग भी करता है, लाइनिंग भी करता है, क्योंकि बाहर से भी प्रोटेक्शन चाहिए और अंदर से भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमारे चमड़ा को भी बनाया है और अंदर में भी बनाया हुआ है, हमारे जो ओइसोफेगस है उसमें भी बनाया हुआ है लाइनिंग वगैरह। तो लाइनिंग और कवरिंग दोनों काम करेगा, तभी तो प्रोटेक्शन अंदर और बाहर दोनों तरफ से होगा। तो ये था आपका एपिथेलियल टिश्यू, जिसके बारे में मैंने उसका स्पेसिफिक फंक्शन बता दिया। अब ये तो बीच में आया तो इसको भी बनाना, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दोगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले टॉपिक पे। अगला दूसरा क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू जो हो गया, उसके बाद आता है, उसके बाद जो आता है 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर जो आपका है उसी के नीचे लिखते चलना है। 2 नंबर जो आपका है वो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इसके बारे में थोड़ा चलते हैं, बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, अब नाम में ही कनेक्ट, कनेक्ट कुछ जोड़ने का बात कर रहा है यार, कुछ जोड़ने का, कुछ सपोर्ट करने का बात आ रहा है, लग रहा है सपोर्ट देगा, कनेक्ट करेगा, कुछ तो कनेक्ट करने वाला है, कुछ तो कनेक्ट करने वाला है, अर्थात यहाँ सपोर्ट करने वाला है। सबसे पहला बात सपोर्ट, क्या बात कर रहे हैं, किस चीज का सपोर्ट करेगा, ये बात करेंगे करेंगे, अभी बात होते रहेगी, क्या दिक्कत है। तो ये सपोर्ट करेगा, सबसे पहली बात ये सपोर्ट देगा। तो हमारे शरीर में सोचना है कि सपोर्ट कहाँ मिलता है, अरे यार हम तो सपोर्ट क्या बात कर रहे हैं, पैर से सपोर्ट मिल रहा है, हाँ, हाथ से सपोर्ट मिल रहा है, हाँ, शरीर के कई अंगों को सपोर्ट दे रहा है एक दूसरे से, हाँ। तो सपोर्ट किस टाइप का सपोर्ट चाहिए, आइए देखिए एक अगला शब्द समझाएंगे, आपको सपोर्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगला शब्द है लिंकेज, लिंकेज, लिंक करता है। अब कुछ कुछ समझ आ रहा है, लिंक कर रहा है, किस चीज को लिंक कर रहा है, तो लिंक जो कर रहा है, मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जो लिंक कर रहा है ना, ये लिंक जो कर रहा है, ये जो लिंक कर रहा है, ये लिंक कर रहा है हमारे ब्लड, हमारी ब्लड जो है अलग अलग जगहों को लिंक कर रहा है कि नहीं। ब्लड मेरे ब्रेन में भी है, मेरे पैर में भी, मेरे हाथ में भी है, मेरे पेट में भी है, मेरे पीठ में भी है, तो सब जगह को कंट्रोल कर रहा है ना ब्लड, यहाँ से वहां लिंक कर रहा है, ये वहां से जोड़ रहा है, वहां का वहां जोड़ रहा है, यहाँ का यहाँ जोड़ रहा है ना, हाथ को यहाँ से जोड़ा, यहाँ को यहाँ से जोड़ रहा, हृदय को जोड़ा, दिमाग को जोड़ा, सब एक जगह से, उसको सारा इन्फॉर्मेशन ब्लड को इधर से उधर पता रहता है, क्योंकि एक दूसरे को लिंक किया हुआ है, तो लिंकेज का काम करता है, अर्थात ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है सर, बिल्कुल सही पकड़े हो, कनेक्टिव टिश्यू ही है ब्लड। ब्लड भी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये कनेक्ट करता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल क्या है, ब्लड, ब्लड है, इसका एग्जांपल क्या है, ब्लड। ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम है ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट, और ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसा लिख सकते हैं, यह डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, या डिफरेंट ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स को ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। तो ये लिंकेज जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो कनेक्ट करता है, उसको जोड़ता है, अर्थात सपोर्ट भी यही कर रहा है, बिल्कुल ये सपोर्ट कर रहा है। किस प्रकार से सपोर्ट आ रहा है उसके ऊपर भी, सपोर्ट किस प्रकार से करता है उसके ऊपर भी आते हैं, क्योंकि सपोर्ट के लिए आपको एक और शब्द जानना पड़ेगा, आप कोमा देकर लिख सकते हैं, एक और शब्द है, अब यहाँ तो जगह नहीं, इधर ही लिखते हैं, ये बेसिक फ्रेमवर्क को बनाता है। क्या करता है, बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक फ्रेमवर्क को बनाता है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है सर, ढांचा, ढांचा होता है फ्रेमवर्क का हिंदी, ढांचा। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क को बनाता है, यानी ये ढांचा तैयार करता है आपके शरीर का। ढांचा का मतलब, ढांचा मतलब क्या तैयार हुआ, ढांचा मतलब क्या हुआ, बेसिक फ्रेमवर्क मतलब क्या हुआ, क्या ऐसा चीज ये बना देगा, क्या ऐसा हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है जो ये बना के तैयार करता है, ऐसा क्या चीज है जो ये बना के तैयार करता है। तो हमारे शरीर का जो बोन है, कार्टिलेज है, ये सब कौन बनाएगा, बोन्स, कार्टिलेज, हड्डियां, ये सब कौन बना रहा है, यही तो बना रहा है, कनेक्टिव टिश्यू ही। इसलिए तो सपोर्ट मैंने लिखा था, अब समझ गए होंगे सपोर्ट का मतलब, सपोर्ट क्यों देता है, बोन्स, कार्टिलेज, 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 है ना, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं अस्थि, उपास्थि उसका नाम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, आपको इतना थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, कल के डेट में आप डॉक्टर बनोगे, दवाई रहेगा इंग्लिश में लिखा हुआ, आप पढ़ रहे हो उसको हिंदी में, तो कैसे होगा, दिक्कत तो हो जाएगा। तो बोन्स, कार्टिलेज, ये सब जो है, ये सब हमारे बेसिक फ्रेमवर्क हैं, यानी हमारी ढांचा को ये तैयार करते हैं, हमारे शरीर को तैयार करते हैं, हमारे ढांचा को तैयार करते हैं, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है। तो 3 बात इसमें याद रखना है, इसका स्पेसिफिक फंक्शन यही है। अब देखिए विशिष्ट कार्य, स्पेसिफिक फंक्शन, पहले जो अब अभी आप पढ़े थे,
पहले जो अभी आप पढ़े थे इसमें क्या था, इसमें आपको पढ़ने के लिए इपिथेलियल टिश्यू मिला था। इपिथेलियल टिश्यू में प्रोटेक्शन करता था, कवरिंग करता था, लाइनिंग करता था, मतलब कि बाहर से भी कवर और अंदर से भी कवर, बाहर से भी प्रोटेक्शन, अंदर से भी प्रोटेक्शन, बाहर वाला को कवरिंग, अंदर वाला को लाइनिंग बोलते थे, और प्रोटेक्शन तो हो ही गया सब। अच्छा, इसमें उसके बाद ये भी हम समझाए अभी, यहाँ जो यही चीज आया स्पेसिफिक फंक्शन के रूप में, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करने लगा, सपोर्ट करने लगा, लिंकेज करने लगा, यानी कि जोड़ने लगा दो चीजों को। किसको जोड़ने लगा, जैसे एग्जांपल में ब्लड लिए, डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे बेसिक फ्रेमवर्क भी कनेक्टिव टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। बेसिक फ्रेमवर्क मतलब बोन्स, कार्टिलेज, ये सबको बनाना, बेसिक फ्रेमवर्क को बनाना। बेसिक फ्रेमवर्क जो है ये आपका बनाकर तैयार करता है, यानी कि ये बहुत सारे ऐसे चीजों को बनाता है हमारे शरीर में जो हमें सपोर्ट देता है। अच्छा, अगला जो है तीसरा जो है वो है मस्कुलर, वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू और ये मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो मस्कुलर टिश्यू, और ये मस्कुलर टिश्यू जो होता है, ये मस्कुलर टिश्यू जो होता है क्या होता है, ये हमारे मांसपेशियों को बनाता है। किसको बनाता है, मांसपेशियों को। मतलब ये करता क्या है, इसी के वजह से आज हम यहाँ हिल पा रहे हैं, अगर चल पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक चल पा रहे हैं, तो किसके कारण, मांसपेशियों की वजह से, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। मस्कुलर टिश्यू ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। अच्छा, यहाँ जो था ना, स्केलेटन नहीं हो, यानी हड्डी वगैरह नहीं हो, कार्टिलेज वगैरह नहीं हो, तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। चलना तो दूर हो गया, फिर तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे, सिर्फ मांस का लोथड़ा रहेंगे, बैठे हुए रहेंगे इसे एक जगह। तो ऐसा बैठा हुआ नहीं रहेंगे, चलते रहना चाहिए। तो चलने के लिए कौन आएगा, सपोर्ट करने वाला, अर्थात कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, सपोर्ट करता है। हम चल पा रहे हैं, बैठे नहीं पा रहे हैं, मतलब बैठते हैं तो बैठ भी जाते हैं, चलते हैं तो चलने लगते हैं, खड़े होते हैं तो खड़े हो जाते हैं। कैसे ये सब कैसे होता है, ये सपोर्ट के कारण। ये सपोर्ट कौन देता है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सपोर्ट देता है, कनेक्टिव। यहाँ से यहाँ तक हम चल पा रहे हैं, हाथ पैर इसे घुमा पा रहे हैं, ये सब कौन करवा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कौन, कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन सपोर्ट था, खड़ा होना सपोर्ट था, है ना, खड़ा हो गए, हाथ ऐसे सीधा कर देना सपोर्ट था। लेकिन बाबू सुनो, अगर मस्कुलर टिश्यू नहीं होता तो क्या लगता है, हाथ ऐसे ऐसे कर पाते, बोलो बोलो बोलो, क्या ऐसे ऐसे घुमा पाते अपना शरीर को, बोलो, क्या ऐसे ऐसे कर पाते, नहीं कर पाते ना। क्या ऐसे ऐसे मुंह घुमा पाते, नहीं घुमा पाते ना। क्या यहाँ पर आ सकते थे, क्या यहाँ पे चल के आ सकते थे, बोलो, नहीं हो पाता। ये सब नहीं हो पाता, ये सब कुछ हो रहा है मूवमेंट करना या लोकोमोशन जो हो रहा है। दो चीज आपके पास आया, क्या क्या शब्द आया, पहला आया लोकोमोशन, लोकोमोशन। दूसरा शब्द क्या आया, और क्या है दूसरा शब्द, मूवमेंट, मूवमेंट। ये दो शब्द आपको दिखाई पड़ा, लोकोमोशन और मूवमेंट। ये लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है, यही जो अभी कर रहे थे। लोकोमोशन में क्या होता है सर, लोकोमोशन में क्या होता है और मूवमेंट में क्या होता है। लोकोमोशन में आपका पूरा का पूरा पोजीशन ही चेंज हो जाता है, यहां से आप चल के यहाँ पे पहुंच गए। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहां से चल के फिर आप यहाँ तक पहुंच पा रहे हो। क्या हो रहा है, ये पोजीशन में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, पोजीशन में। तो इसमें चेंज तो आता है, यहाँ लिख देते हैं पूरा अच्छे से, यहाँ कह सकते हैं क्या, पोजीशन में चेंज होना, पोजीशन में चेंज होना, ठीक है। पोजीशन में अगर हम चेंज होते हैं तो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन इसको बोलते हैं, लोकोमोशन। हम चल फिर पा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये लोकोमोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है। लोकोमोशन का मतलब हो गया चल फिर पाना। वैसे ये जानते हो एक चैप्टर भी है, आप देखे होंगे सिलेबस में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट लिखा हुआ है। ये पूरा पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में। लेकिन ये जो आप देख रहे हो पोजीशन में चेंज होना, ये लोकोमोशन हुआ। लेकिन अगर हम पोजीशन में चेंज नहीं हो, बस बैठे हुए, अब ऐसे थे खड़े, अब ऐसे कर दिए, ये क्या हुआ, पोस्चर में चेंज हुआ। पोस्चर में चेंज नहीं होता, पोस्चर, पोस्चर में चेंज। अब ऐसे कर दिए, अब फिर क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं ऐसे। ये क्या हो रहा है, पोस्चर में चेंज हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं, ऐसे घूम गए, हैं खड़े वहीं पे, कहीं जा नहीं रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, इसको मूवमेंट कहते हैं। पोस्चर में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे कर दिए, क्या हो रहा है, पोस्चर में चेंज। तो इसका मतलब मूवमेंट हो रहा है, समझ रहे हैं बात, मेरा बात, मूवमेंट इसको बोलते हैं। अगर मैं आपको कहूं एक थप्पड़ दूंगा, ऐसे कर दूं, तो क्या होगा, वैसे नहीं मारने वाले नहीं है, लेकिन मतलब मान लो ऐसे किया, तो ये क्या होगा, ऐसे कि अपने ही जगह पे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट मतलब बस आप अपने पोज को चेंज कर रहे हो, बस आप अपने पोस्चर को चेंज कर रहे हो, है ना, पोस्चर को, बस आप वही जगह पर हो, पोस्चर को चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि यहां से यहां चल के आ रहा हूं, यहां से यहां चल के आ रहा हूं, तो ये मूवमेंट है, ये लोकोमोशन है,
इसमें पोजीशन चेंज हो गया। लेकिन मूवमेंट में पोजीशन चेंज नहीं होता है, उसमें पोस्चर, पोज 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 है ना, अरे पोज मारो तो इसे पोज मारता रहो, इसे पोज दे रहा है। फिर क्या कर रहा है, लोग और भी पोज देता है, पोज तो समझ रहे हो पोज किसको कहते हैं, एक पोज ऐसे, दूसरा पोज हमको तो उतना पोज नहीं आता है, लेकिन हम बता रहे थे क्योंकि पोज ऐसे दिया जाता है। और आजकल तो पोज ऐसे भी दिया जा रहा है, पोज ऐसे सेल्फी वाला, तो पोज 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 वही है पोस्चर। तो पोस्चर आपका चेंज हो रहा है यानी पोज चेंज हो रहा है। तो जब आपका पोज चेंज होता है यानी पोस्चर चेंज होता है, तो आप समझ जाइए कि आपने मूवमेंट किया हुआ है। आपने क्या किया, मूवमेंट। सर अगर हम चलते चलते मतलब लोकोमोशन करते करते पोज भी चेंज कर लें, देखिए पोज चेंज करना, चल भी रहे हैं पोज भी चेंज कर रहे हैं, हाँ तो उसमें लोकोमोशन भी हो गया, मूवमेंट भी हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो मूवमेंट का मतलब हो जाता है क्या, पोस्चर में चेंज। किसमें चेंज, पोस्चर में चेंज, पोस्चर में चेंज होना, होना, ना कि पोजीशन में चेंज होना, पोजीशन में चेंज होना, चेंज होना। आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताया करो यार। पिछले क्लास में मैंने बहुत इंतजार किया कि आप लोग कुछ कमेंट करोगे, कैसा लगा आपको क्लास। क्लास में इतना मतलब जान झोंक रहा है आपके लिए, आपको कम से कम सोचना चाहिए कि थोड़ा सा हम लोगों को इसी प्रकार से कम एनर्जी आप लोगों से मिलती है, जैसे हमसे आपको मिल रही है। बड़ी खुश हो, नजर आ रहा है, पता चल रहा है हमको। लेकिन अरे आपको भी थोड़ा सा खुशी अगर महसूस हुई हो, थोड़ा सा पढ़ने में मजा आया हो, तो कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसा लगता है। हर एक वीडियो के नीचे लिखा करो जब आप क्लास कंप्लीट करते हो, आपको उस वीडियो से क्या एक्सपीरियंस करने को मिला। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ने में। और कमेंट जब आपका पढ़ते हैं तो आपकी वजह से मैं खुश होकर और 4 गुना ज्यादा काम करूंगा कि अरे देखो ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है, ये लड़की जो है, ये जो मेरा दोस्त है, इसने क्या है काम, इसने काम किया, इसने कहा कि अरे हम आपके वजह से वो अच्छा लगा, या फिर कुछ भी मतलब आपका जो पॉजिटिव वो बात होता है ना, वो मैं 4 गुना और काम करने के लिए प्रेरित करता है, कहता है कि इसके लिए और करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बताया करो कैसा लगता है आपको क्लास। तो पोजीशन में चेंज होना या आपका लोकोमोशन हो गया, और पोस्चर में चेंज होना या पोजीशन में, लेकिन चेंज नहीं होगा उसमें, पोजीशन में चेंज। यहाँ क्या लिखा गया, पोजीशन में ना कि, हाँ ठीक तो है, ना कि पोजीशन में चेंज होना, ना कि पोजीशन में चेंज होना, ये मूवमेंट हो जाएगा। पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, पोस्चर में चेंज हुआ, उसको मूवमेंट कहेंगे। और जब पोजीशन में चेंज आ जाएगा तो लोको मोशन कहेंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूं कि आप पोस्चर में चेंज करते हुए पोजीशन में चेंज नहीं कर सकते, दोनों बात कर सकते हो। हम ऐसे से घुमाते हुए नहीं चल सकते, चल तो रहे, सिर भी हिला रहे हैं और चल भी रहे, पीछे आगे कर भी रहे हैं, बताइए। हाथ वगैरह ऐसे ऐसे कर रहे हैं और आगे पीछे चल भी रहे हैं, बताइए क्या हो रहा है। पोजीशन में भी चेंज आ रहा है, पोस्चर में भी चेंज आ रहा है, दोनों बात आप एक साथ कर सकते हो। आप मेरी बात को से सहमत होंगे, समझ रहे होंगे। आगे मैं बढ़ता हूं। अब आपका तीसरा जो है, वो है आपका तीसरा, तीसरा तो हो गया ना, चौथा जो आपका है वो आपका है न्यूरल एंड न्यूरल टिश्यू जिसको बोलते हैं, उसी को नर्वस टिश्यू भी कहते हैं। न्यूरल टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू या नहीं तो इसी को बोल सकते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब ये नर्वस टिश्यू को ही न्यूरल टिश्यू भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू को ही न्यूरल टिश्यू भी। अब ये क्या होता है नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू, ये तो बस जानते हो हमारे शरीर का ना कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब नहीं समझे, जैसे हम आपको और आप हमसे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, एक दूसरे को कंट्रोल किया जा रहा है। आप कह रहे हो कि सर पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे। हम कह रहे हैं कि हाँ हम पढ़ाएंगे, मेरा बात मानो। तो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ के रखे हुए हैं और एक दूसरे पर कंट्रोल बनाए हुए हैं। आप देखो, आप क्लासरूम में जब पढ़ते होंगे, तो टीचर आप पे कंट्रोल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। आप घर में आपके मम्मी पापा आप पे कंट्रोल बनाते हैं और कोऑर्डिनेट कर रखते हैं, मेरा बच्चा ऐसे नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, यानी वो आपसे समन्वित करते हैं, आपसे जोड़ कर रखते हैं, लिंक करके रखते हैं अपने आप को। ए बच्चा सही से, गलत काम नहीं है, समझ रहे बात। तो ये सब चीज हो रहा होता है। पापा ने देखा, ए क्या कहा था, फिर से बोलो तो। नहीं पापा नहीं, हमने कुछ नहीं बोला, गलती से मुंह से निकल गया। और बोलेगा देंगे एक ना, बस पापा के बात तो तुरंत आ जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी माँ, आपके पापा जो भी आपको बोलते हैं, आप उसको बात मान रहे हो, हमसे बात, हम जो बोल रहे हैं आप बात मान रहे हो, अपने टीचर का बात मान रहे हो, अपने क्लासरूम में टीचर जो आपके पढ़ा रहे हैं उनसे बात मान रहे हो। तो ये क्या हो रहा है ना, कंट्रोल है उनका आपके ऊपर, वो कंट्रोल कर रहे हैं आपको। आप नियम कानून का बात मान रहे हो ना, पुलिस का बात मान रहे हो, तो आप क्या कंट्रोल है, और वो अपना कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं इस मामले से, मतलब ये कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं यानी को चला पा रहे हैं उस पूरे सिस्टम को। तो यहाँ पर दो चीज, आप ये ब्रेन जो है ना,
ब्रेन में और बहुत सारे अंग में अलग अलग जगह पे आपका न्यूरल टिश्यू यानी नर्वस टिश्यू रहेगा जो पूरे शरीर को कंट्रोल करेगा, आखिर शरीर चलना कैसे है। तो यहाँ पर हमारा होगा कोऑर्डिनेशन, 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 और क्या होगा, और होगा कंट्रोल, और होगा कंट्रोल। देखो मैं आपको बता दूं, ये सब शब्द जो अभी लिखा हुआ है ये एक चैप्टर है अपने आप में, आप जाके देख लो जूलॉजी वाला जो सिलेबस आपने लिखा हुआ है उसमें ये सारा चीज लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है ये आपका एक चैप्टर है, तो वहां पर आप विस्तार से इसको पढ़ोगे, वहां पर विस्तार से पढ़ोगे। तो अभी आप अगर थोड़ा कम भी इसमें लगा होगा आपको कि अरे सर उतना अच्छा से नहीं, लेकिन बात वही है, दिमाग से कंट्रोल करना है पूरे शरीर को। टेम्परेचर ज्यादा है बगल वाला, हमको ठंडा रखना है, हमारा शरीर नहीं तो गल जाएगा भाई। ये आपको जो लग रहा है ना, ये आपको नहीं लग रहा है, ब्रेन को ही लग रहा है, वो न्यूरल टिश्यू उसको कर लेगा कंट्रोल, है ना। रोना आ रहा है, आंख से आंसू निकल गया, न्यूरल टिश्यू, सारा चीज न्यूरल पे। आपके शरीर में कोई भी चीज हो रहा है, अभी हाथ उठा रहे हैं, पहले दिमाग ने सोचा होगा, न्यूरल टिश्यू ने करवाया होगा। तो न्यूरल टिश्यू सबका बाप है, सभी टिश्यू का। यहाँ पे 4 प्रकार के जो टिश्यू है मैंने आपको बता दिया, कुल मिला के ये 4 टिश्यू कौन कौन से। सबसे पहला टिश्यू आएगा इपिथेलियल टिश्यू, जिसको इपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो टिश्यू आता है आपका, दूसरा टिश्यू आ गया कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आप जानते हो सपोर्ट के, अच्छा वो इपिथेलियल वाला क्या करता है, इपिथेलियल वाला लाइनिंग करता है, कवरिंग करता है, यानी प्रोटेक्शन देता है। जबकि कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट देता है, लिंकेज करता है और बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है, जैसे बोन कार्टिलेज वगैरह बनाता है। और जान ही रहे हो कनेक्टिव में वो लिंकेज करेगा तो ब्लड वगैरह, तो वो क्या किया आपका एक प्रकार से सपोर्ट भी हो गया। तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है, क्योंकि सपोर्ट इसलिए बोले वहां पर क्योंकि आप बोन वगैरह को भी बना रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो लोकोमोशन और मूवमेंट करता है। लोकोमोशन तो बता ही दिए, लोकोमोशन मतलब क्या होता है कि पोजीशन में चेंज करना, यहाँ से वहां चल के जाना। और मूवमेंट मतलब सिर्फ अपने जगह पर रहते हुए अपने शरीर को हिलाना, ये होता है मूवमेंट। और न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू जो होता है उसके विषय में भी हमने बता दिया आपको, ये क्या होता है न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। ये आपका नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू जो होता है, ये जो न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू होता है, ये आपके साथ, ये जो होता है नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू, ये आपके साथ आपका शरीर को कंट्रोल बनाता है, कंट्रोल करता है, तो कोऑर्डिनेशन करता है और कंट्रोल करता है। तो ये आपके 4 टिश्यू के नाम हो गए। अब सबसे पहला टिश्यू हमें पढ़ना पड़ेगा इपिथेलियल टिश्यू, लेकिन इपिथेलियल टिश्यू को विस्तार में, क्योंकि इसके बारे में पढ़ना है। आपको लग रहा होगा कि ये 4 हो गया खत्म, नहीं, एनिमल टिश्यू अभी इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, चारों टिश्यू को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन पहला टिश्यू पढ़ने से पहले कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत जरूरी है जानना, तो उसको नोट पॉइंट में सीखते हैं। आइए जी, नोट पॉइंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखते चलना है, साथ ही साथ नोट बनाना है, तभी तो मजा आएगा, फिर तो रिवाइज कीजिएगा। और हो सकता है कि आज के क्लास के बाद तो देखता हूं, अगर हो सकेगा तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि कुछ टॉपिक होने चाहिए, पहले टॉपिक होगा तभी तो आज अगर क्लास मतलब होने के बाद मुझे लगेगा ऐसा, तो मैं आपको डीपीपी भेजूंगा आपके ऐप पर। डीपीपी वहां पर सॉल्व भी करवाने का कोशिश करूंगा। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर उसको कहते हैं। तो डेली प्रैक्टिस पेपर कैसे सॉल्व करना है तो हम आपको बता देते हैं। अगर डेली प्रैक्टिस पेपर मैं भेजता हूं आपके ऐप पर, तो आपको क्या करना है, डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, इस पर ये जैसे ही मिला आपको, या मिलने के बाद आपको खुद से सॉल्व करना है। जिस दिन मैं डालूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे तो जुड़े हुए होंगे, अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं तो इसमें क्या है ना कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बता दिया ही जाता है कि डीपीपी प्रोग्राम से डीपीपी आपको मिल चुका है। और डीपीपी जैसे आपको मिलेगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको करेंगे पहले अपने से सॉल्व, पहले अपने से सॉल्व करना है। और अपने से जब सॉल्व आप डीपीपी को कर रहे होंगे तो उसी समय आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन हल्का है या भारी है, बन रहा है या नहीं बन रहा है। खूब आराम से बनेगा। आप जितने भी डीपीपी में क्वेश्चन मिलेंगे वो सबको बना के आपको बस रखना है। फिर शाम को जब 7 बजे उसी दिन जिस दिन डीपीपी डालेंगे उसी दिन शाम को 7 बजे हम लोग मिलेंगे। तो उस समय डीपीपी का आंसर क्या होगा उस समय मैं आपको बताते जाऊंगा, वो आंसर समझाते हुए जाऊंगा और आपको क्लियर करते चला जाऊंगा। तो ये होता है पूरा डीपीपी का कहानी, जो कि मैं उस समय आपको बताऊंगा। चलिए जी, नोट पॉइंट में आते हैं जो अपना पढ़ाना है। सबसे पहले अभी हम लोग बात कर रहे थे सेल्स का। हाँ जी, सेल्स मतलब होते हैं सेल जो है ये आपस में जब कंबाइन होता है, ये क्या करते हैं आपस में जब कंबाइन होते हैं, ये आपस में जब कंबाइन होते हैं। कंबाइन मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं यानी आपस में ये जुड़ते हैं, है ना, आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो किसका निर्माण कर देते हैं, टिश्यू का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, टिश्यू का। यही तो हम लोग पढ़े अभी, यही तो अभी हम लोग पढ़े कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, सेल को कंबाइन करते हैं, आपस में सेल को आपस में जोड़ते हैं।
आपस में संयोजित करते हैं, युग्मित करते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है? टिश्यू का। अब टिश्यू के प्रकार तो आपको पता ही है, तो मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं कि टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं। तो टिश्यू के प्रकार आपको पता है, तो यहाँ पर मैं टिश्यू का प्रकार पे नहीं जाऊंगा। अब क्या होता है ना, ये टिश्यू को कंबाइन करो, बहुत सारे टिश्यू को जमा कर दो। तो बहुत सारे टिश्यू को अगर जमा कर दीजिएगा, तो बहुत सारे टिश्यू को जमा करने से, बहुत सारे टिश्यू को जमा करने से, यानी इसको कंबाइन करने से, इसको कंबाइन करने से, इसको कंबाइन करने से, ठीक है, आपके बन के निकलेगा क्या? आपको ऑर्गेन बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गेन। ऑर्गेन बनेगा। जिस प्रकार से ईट होता है ना, ईट, इसको मत लिखिएगा ईट को। ईट जो होता है, ईट को जब जमा करते हैं, तो ईट को जमा करने से क्या होता है? दीवार बनता है। क्या बनता है? दीवार बनता है। और दीवार को जब जमा करते हैं, दीवार को जब जमा करते हैं, तो क्या बन जाता है? रूम बन जाता है। क्या बन जाता है? रूम बन जाता है ना, रूम बनता है। अब बताइए, रूम को जब जमा करेंगे तो क्या बनेगा? एक फ्लैट बन जाएगा। रूम को जब जमा करेंगे, रूम को जब जमा करेंगे, रूम को जब जमा करेंगे, तो क्या बनेगा? एक फ्लैट बन जाएगा, एक फ्लैट बन जाएगा एक परिवार के रहने का। अच्छा, फ्लैट को भी जब जमा कर देंगे, फ्लैट मतलब जान रहे हो, तल, तल तल कहते हैं ना, फर्स्ट तल, सेकंड तल, इसे बोलते हैं ना, पहला तल, दूसरा तल। तो फ्लैट, तो फ्लैट बन गया। अब वो फ्लैट जो है, बहुत सारा फ्लैट को जमा कर देंगे, तो पूरा पूरा बिल्डिंग बन जाता है, पूरा पूरा मकान बन जाता है, बिल्डिंग बन जाता है, पूरा पूरा मकान बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये ईंट ही सबसे छोटा चीज था जो पूरा बिल्डिंग को बना रहा था। ईंट के जमावट से दीवार, दीवार के जमावट से रूम, रूम के जमावट से फ्लैट, फ्लैट के जमावट से बिल्डिंग। बिल्कुल वैसे ही सेल एक ईंट है। ईंट को हम जब जमा किए थे, दीवार बना था, तो सेल को जमा करेंगे, कंबाइन करेंगे तो टिश्यू बनेगा। और दीवार को जमा किए थे, कंबाइन किए थे, तो रूम बना था। वैसे टिश्यू को जमा करेंगे, कंबाइन करेंगे तो ऑर्गेन बनेगा। अब रूम को जमा किए तो फ्लैट बना था, तो ऑर्गेन को जमा करेंगे तो ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। और फ्लैट को जमा किए तो बिल्डिंग बन गया, ऑर्गेन सिस्टम को जमा करेंगे तो पूरा का पूरा शरीर बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नोट में जो लिखना है वहां से स्टार्ट करता हूँ। ये सब तो नोट में लिखना ही है। अब यहाँ से ऑर्गेन को अगर मैं जमा करूं, जो ऑर्गेन्स होते हैं, यहाँ पे मैं ऑर्गेन्स लिख देता हूं। ऑर्गेन्स, बहुत सारे ऑर्गेन्स बनेंगे। अब ये ऑर्गेन्स जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ऑर्गेन्स होते हैं, वो ऑर्गेन्स आपस में जब कंबाइन करते हैं, ऑर्गेन्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, ऑर्गेन्स जब आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। ऑर्गेन्स जब आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है? ऑर्गेन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम बन जाता है, यानी अंग तंत्र इसको बोलते हैं, ये बन जाता है। अब देखिए, ऑर्गेन सिस्टम बना, ये सब बात सही है। हम तो पढ़ रहे हैं टिश्यू जी, हाँ जी, हम जी टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो टिश्यू के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि हमारे शरीर के सभी ऑर्गेन, जितने भी ऑर्गेन है, सभी को टिश्यू नहीं बनाया होगा, और टिश्यू को सेल ने बनाया होगा। तो जो टिश्यू होता है ना, यही 4 गो टिश्यू, कौन कौन सा? यही 4 गो जो टिश्यू है। अब यहाँ मैं आपको कैसे लिखूं, इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। टिश्यू के प्रकार में तो यहाँ पर कर देते हैं, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर लिख दें कि टिश्यू यही 4 टिश्यू, जो 4 गो टिश्यू भी पढ़ा है, कौन कौन सा पढ़ा याद है? इपिथेलियल, कनेक्टिव, उसके बाद बोलो 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 बोलो, मस्कुलर, चौथा, तो चौथा क्या? न्यूरल, न्यूरल नर्वस, याद आया? पहला इपिथेलियल, दूसरा इपिथेलियल, इपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा बोलना है, बोलना है, घर में बैठे बैठे हेडफोन लगा रहा है तब बोलना है। पहला क्या? इपिथेलियल, दूसरा क्या हुआ? दूसरा 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 बोलो बोलो, हाँ याद आया क्या? दूसरा कनेक्टिव, तीसरा 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 मस्कुलर, चौथा क्या बोल रहे थे? चौथा बोलो बोलो, न्यूरल, न्यूरल को ही नर्वस बोलना है, नर्वस। तो ये जो, यही जो 4 टिश्यू है ना, यही 4 टिश्यू के डिफरेंट पोर्शन, डिफरेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, प्रोपोर्शन, पोर्शन, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब अलग अलग अनुपात में, अलग अलग अनुपात में कह सकते हो, पर डिफरेंट प्रोपोर्शन में, डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलने से, मिलने से मिलने से शरीर के, शरीर के सभी, शरीर के डिफरेंट, हाँ शरीर के डिफरेंट लिख देता हूं, शरीर के डिफरेंट, डिफरेंट ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स का
निर्माण होता है, का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर बात समझ लो कि इसमें क्या मैंने बोला, इसमें मैंने बोला कि यही जो 4 गो टिश्यू है आपके पास, यही चारों के टिश्यू को मिला देने से, इसी चारों टिश्यू को मिला देने से क्या होता है, हमारे अंग का निर्माण हो जाता है। तो अंग का ये डेफिनेशन हो गया एक तरीका से कि टिश्यू को मिला देने से। लेकिन ये चारों रहना चाहिए, हर एक जगह ये चारों रहता है। कोई भी शरीर का अंग बना है उसमें ये चारों आपको टिश्यू दिखाई पड़ेगा। कहीं पर इपिथेलियल ज्यादा, कहीं कनेक्टिव ज्यादा, कहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा मस्कुलर ज्यादा और कहीं पर दिखाई पड़ेगा आपको न्यूरल ज्यादा। बस अंतर यही है, लेकिन है चारों टिश्यू। चारों टिश्यू आपको दिखाई पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा का बस अंतर दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई ज्यादा कोई कम कम दिखाई पड़ेगा। यानी उसका अनुपात ऊपर नीचे होने से हमारे अंग बदल जाएंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू कहीं ज्यादा है जैसे ब्लड में, कहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा इपिथेलियल ज्यादा जैसे चमड़ा में। ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे टिश्यू हमारे पास हैं। चारों टिश्यू में, ये चारों टिश्यू का क्या है ना, बहुत सारे अंग बनाते हैं। तो ये सभी अंगों को बनाने के लिए, चाहे हृदय, फेफड़ा, किडनी कुछ भी बना रहे हैं, वो सभी अंगों को बनाने के लिए बस ये चारों का अनुपात अलग अलग ले लेना है। चारों का अनुपात अलग अलग होगा, अंग ही अलग हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है आप अनुपात, जैसे कैसे आप देखते हो कि आप चीनी का अनुपात कम रखते हो पानी में, तो आप उसको शरबत बनाते हो, शरबत बना के पी लेते हो। लेकिन चीनी का मात्रा अगर ज्यादा कर देते हो, तो चीनी की मात्रा को ज्यादा करने का मतलब ही होता है कि वो अब आपका रस बन जाएगा, रसगुल्ला वाला। तो ये बात ध्यान रखना है कि बस हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डिफरेंट प्रोपोर्शन में बोल रहे हैं। डिफरेंट प्रोपोर्शन मतलब भिन्न भिन्न कह सकते हो अनुपात में। अगर हम शरीर में मिला देते हैं टिश्यू को तो डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन बन जाएंगे, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के अंग बन जाएंगे। तो यही 4 टिश्यू के डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलने से शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्गन्स के विषय में। मैं ऑर्गन्स के विषय में यहाँ पे बता दिया। अब आपको बताता हूँ जो ऑर्गन सिस्टम है इसके विषय में। ये ऑर्गन सिस्टम के विषय में मैं बताता हूँ। ऑर्गन सिस्टम क्या है, ये इसको थोड़ा इस प्रकार से लिख दें तो बेहतर लगता है देखने में। सेल को मिलाने से, टिश्यू टिश्यू को मिलाने से ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स को मिलाने से ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम को मिलाने से पूरा बॉडी बन गया। अब ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, वो दरअसल होता है ऑर्गन सिस्टम के बारे में अगर मैं बोलूं, मैं पहले समझा दूं ऑर्गन सिस्टम को, तो इसमें आपको 2 से अधिक कम से कम दिखाई पड़ेगा अंग। जैसे हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम ही बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, इसमें 2 से अधिक अंग है। मुंह से ही स्टार्ट करो, सबसे पहले मुंह ही हमारा होता है, माउथ होता है। उसके अंदर जाते हैं तो ओइसोफेगस हो जाता है, ओइसोफेगस होता है। उसके अंदर स्टोमक होता है, ओइसोफेगस मतलब जिसको ग्रसनी बोलते हैं, ग्रासनली होता है, नहीं ग्रसनी नहीं, ग्रासनली उसको बोलते हैं, ओइसोफेगस को ग्रसनी फैरिंग्स को बोलते हैं। फिर नीचे और जाएंगे तो स्टोमक मिलेगा, स्टोमक बाएं तरफ आपको दिखाई पड़ेगा, स्टोमक मिलेगा, स्टोमक का मतलब होता है अमाशय। फिर उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, इस प्रकार से पूरा है सिस्टम। तो एक अंग नहीं हुआ, कितना हो गया, मुंह हो गया, ओइसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो बहुत प्रकार के यहाँ पे अंग हो गए। तो एक अंग नहीं है, बहुत सारे अंग हो गए। ये सभी अंगों को मिला के एक ही हम लोग सिस्टम का नाम दिया, जिसका नाम हो गया ऑर्गन सिस्टम का नाम दिया है, इसका नाम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम दरअसल क्या कहता है, वो कहना ये चाहता है डाइजेस्टिव सिस्टम कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम है, पचाने के लिए आया है, हम ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल है। वो बोल रहा है क्या, हम ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल है, इसीलिए हम ऑर्गन सिस्टम का चर्चा करेंगे। और ऑर्गन सिस्टम का अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंगों का निर्माण वो नहीं कर रहा है, बल्कि अंगों को मिलने से वो पूरा ऑर्गन का सिस्टम निर्माण कर दे रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम का एक एग्जांपल हुआ। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है जी, बहुत सारे सिस्टम है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ऑर्गन सिस्टम में 1 से अधिक अंग मिलते हैं आपस में, 2 या 2 से अधिक अंग मिले, कम से कम तो 2 रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कितना सारा हो गया, मुंह हो गया था, फेरिंग्स 2 दूसरा नंबर पे, ओइसोफेगस तीसरा नंबर पे, अमाशय चौथा नंबर पे, फिर छोटी आंत पांचवा, फिर ऐसे करके आपका बड़ी आंत छठा। इस प्रकार से पूरा अंग, कई प्रकार के अंग। अभी तो मैं मुख्य मुख्य अंग को जोड़ा हूँ, ऐसे ही पाचन तंत्र में और भी अंग मिलेंगे आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम यही 4-5 ही नहीं है, और भी है। तो सोच लीजिए ऑर्गन मतलब अंग जो है वो बहुत सारे मिलते हैं आपस में तो एक ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। लेकिन कम से कम कितना मिल सकते हैं, कम से कम 2 या 2 से अधिक भी मिला देंगे तो चलेगा। तो 2 या 2 से अधिक आपस में इंटरेक्ट करे, मिले, आपस में इंटरेक्ट करे। इंटरेक्ट मतलब आपस में संबंधित हो, इंटरेक्ट करना मतलब आपस में संबंधित हो। लेकिन कैसे संबंधित होगा, कैसे मिलेगा, 2 तरीका से। फिजिकली भी मिले, फिजिकली मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होना, एक अंग दूसरे का अंग से कनेक्ट होना। कहोगे कैसे कनेक्ट होता है, अब देखो ना,
मुंह में डालोगे खाना, चबाओगे तब अंदर जाएगा, तो फिर अंदर फंसाएगा। तो मुंह के वजह से ये आपका जो आंत है ये एक दूसरे से क्या कनेक्ट है, अमाशय क्या कनेक्ट है आपके मुंह से, तो एक दूसरे से सब कनेक्ट है। ऊपर से आएगा, देख रहा है नीचे से अमाशय, अच्छा ऊपर से भेज रहे हो, भेजो भेजो, चबा लियो ना, चबा लियो, ठीक है भेजो, मैं अब नीचे पचाऊंगा। फिर अमाशय पचाना स्टार्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस वगैरह की वजह से। तो ऐसे करके धीरे 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 फिर वो पचा लिया, कहा अब वो नीचे वाला देख रहा है, नीचे जो छोटी आंत बैठा हुआ है, आवाज है भाई साहब, अरे ठीक है, क्या कर रहे हो, पचा रहे हो, पचा लो, पचा कर ना भेजना मेरे पास, हम उसका जो है रक्त में डालेंगे, एनर्जी निकाल के, उसके जूस को निकाल के रक्त में डालेंगे, ब्लड में डालेंगे। ओ, वो पचा लियो ना, उसको दे दो, तब तक उसको दे दो, डाल देते हैं रक्त में। तो ये छोटी आंत ने कहा। फिर बड़ी आंत जो नीचे में ऊपर है, क्या बोलो छोटी आंत, वो छोटी आंत को बोल, क्या बोलो छोटी आंत, सब सही है ना, नीचे दो पानी वगैरह, हमारे पास पानी सुखाने का हम रखे हो व्यवस्था पूरा, तो इसका पानी सुखाएंगे और पानी शरीर में देंगे क्या, सबका अपना अपना काम है, लेकिन एक दूसरे से देखो कनेक्ट है, फिजिकली कनेक्ट है एक दूसरे से, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। छोटी आंत बड़ी आंत से कनेक्ट है ना, छोटी आंत अमाशय से कनेक्ट है, अमाशय ओइसोफेगस से कनेक्ट है, ओइसोफेगस फेरिंग्स से कनेक्ट है, फेरिंग्स मुंह से कनेक्ट है, तो एक अंग दूसरे अंग से कनेक्ट है होके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। तो ये पहला हो गया फिजिकली कनेक्ट होना, और दूसरा केमिकली। फिजिकली तो हम बता दिए एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन केमिकली कैसे कनेक्ट होता है, एंजाइम से, हार्मोन से, कई प्रकार के रिलीज होते हैं एंजाइम, कई प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके वजह से ये कनेक्ट हो पाते हैं। तो अब यहाँ पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कोई भी सिस्टम आपके शरीर का हो जाए, मस्कुलेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, कोई भी आपका सिस्टम है, जैसे न्यूरल आपका नर्वस सिस्टम है, और आपका कोई भी सिस्टम ले लो, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम लो, कोई भी सिस्टम, इम्यून सिस्टम लो, सारे सिस्टम में क्या है, बस अंगों का गुच्छा है जो एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे, फिजिकली और केमिकली, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली जब भी कनेक्ट होंगे, ये सब नोट पॉइंट के अंदर आने वाला है, जो आपका ये भी लिखा रहे हैं ये सब नोट पॉइंट है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर नोट पॉइंट में ही लिखना है। तो फिजिकली और केमिकली कनेक्ट होते हैं अंग, ये बात आपको याद रखना है। फिजिकली कैसे, जैसे डायरेक्ट कनेक्ट करने का मैंने यहाँ पे बात कहा था, तो यहाँ पर हम इसके बारे में ऑर्गन सिस्टम के बारे में क्या लिख सकते हैं, या ऑर्गन सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं, जब जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक क्या लेना है, टिश्यू, अरे नहीं भैया, टिश्यू तो बहुत सारा हो जाएगा तब तक में, हमको दो या दो से अधिक क्या देखना है, दो या दो से अधिक ऑर्गन देखना है। ऑर्गन्स कर देते हैं, क्योंकि सिंगुलर नहीं रहा, वो प्लूरल हो गया। तो दो या दो से अधिक ऑर्गन्स आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन इंटरेक्ट तो करेंगे, कैसे करेंगे, फिजिकली करेंगे, केमिकली, अरे फिजिकली भी होगा और केमिकली भी होगा। तो दो या दो से अधिक ऑर्गन्स आपस में फिजिकली फिजिकली और और केमिकली रूप से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट वहां पे नहीं हो पाएगा, इधर लिख देते हैं इसको, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट मतलब आपस में एक दूसरे से काम करवाना, एक दूसरे से मिले जुले रहना, इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से संबंधित रहना। इंटरेक्ट करते हैं हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। एक मिनट, इसको जो है थोड़ा बेहतर तरीका से इधर हटा के लिखते हैं, होता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ना थोड़ा इसको ऊपर कर दिया जाए तो मैं लिख के और भी बहुत कुछ समझा सकता हूँ, तो इसको ऊपर ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, बात तो वही है लिखा हुआ, यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे इस ऑर्गन सिस्टम को। अब ये थोड़ा चला जाएगा ऊपर, हाँ अब देखो समझा सकेंगे। ये भी इधर ऑर्गन्स को कर दिया जाए,
ताकि आपको मैं समझा सकूं बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर क्या बोला गया, बोला यही गया कि दो या दो से अधिक जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में फिजिकली या फिर केमिकली, या तो आपस में फिजिकली होगा या फिर हो सकता है वो केमिकली भी हो। आपस में फिजिकली या केमिकली क्या करे, आपस में फिजिकली या केमिकली इंटरेक्ट करे, यानी एक दूसरे को प्रभावित करे, एक दूसरे को प्रभावित कर सके, या तो फिजिकली प्रभावित हो या नहीं तो फिर केमिकली भी प्रभावित हो सकता है। अब केमिकली कैसे प्रभावित होगा या फिजिकली कैसे होगा वो अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे होगा। लेकिन ये बात आप समझ गए होंगे कि केमिकली प्रभावित भी कर सकता है और फिजिकली भी प्रभावित ये कर सकता है। ये फिजिकली भी कर सकता है और केमिकली भी कर सकता है। ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं रूप से इंटरेक्ट करते हैं तो ऑर्गन। ये मैं इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और भी लिखना है और ये मैं नहीं चाहता हूं कि आपका जो है ये नोट खराब लगे देखने में और आप पढ़ने में दिक्कत में आ जाओ घर पे जब इसको पढ़ो तो। चलो, हो गया, जब दो या दो से अधिक ऑर्गन्स आपस में फिजिकली और केमिकली क्या हो रूप से इंटरेक्ट करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। अब बात है कि कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम तो हमारे पास बहुत हो सकते हैं, हाँ है तो ऑर्गन सिस्टम हमारे पास है ना। हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इटीसी। ऐसे बहुत सारे सिस्टम है हमारे शरीर में, मतलब श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, अगर हिंदी लिखना हो तो लिख लो, ऐसे कोई खास नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र हो गया। तो ये सब हमारे पास है। अच्छा, जो फिजिकली है, फिजिकली या केमिकली कैसे कनेक्ट है, तो फिजिकली या केमिकली कनेक्ट का बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, अगर मैं बात करूं फिजिकली कनेक्ट होने का, फिजिकली कनेक्ट होने का, तो यहाँ पर इसको निकाल के यहाँ पे लिखते हैं फिजिकल कनेक्ट होने का। फिजिकल, तो फिजिकली कैसे कनेक्ट हो गया, तो ऑर्गन को ऑर्गन से आप देखते हो एक दूसरे से कनेक्ट होना यही होता है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट रहता है। तो यहां लिख देते हैं ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट, दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट, ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट, ये हो गया आपका फिजिकली। और केमिकली कैसे होगा सर, केमिकली कैसे कनेक्ट होगा, केमिकली कैसे कनेक्ट होगा, इसको भी इधर लगता है मुझे करना होगा, कारण कि यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा इसको ऊपर जाएगा क्या, कुछ लिख सकते हैं। फिजिकली ऑर्गन, यहाँ पर इसको ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट, ये जो है इधर लेते आते हैं और यहाँ पर इसको इधर घुमा दें, तो ये हो गया ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट हो जाएगा। यही हमारा क्या कहला है, फिजिकली। लेकिन अगर केमिकली का बात किया जाए, अगर मैं बात करूं केमिकली का, तो केमिकली का क्या होगा, केमिकली का क्या हो जाएगा जी, केमिकली का कैसे होगा, केमिकली का कैसे कनेक्ट होगा, कैसे केमिकल रूप से कनेक्ट होगा, केमिकली ये कैसे कनेक्ट होगा। ठीक है, हम बात समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन केमिकली कैसे कनेक्ट होगा। यहाँ पे मैं रेड लगा देता हूँ ताकि इधर आपको नहीं देखना है, ये इधर वाला पार्ट हो गया, इधर वाला पार्ट हो गया। हाँ, तो केमिकली कैसे कनेक्ट होता है, केमिकली होता है हमारे रिलीजिंग एंजाइम से, रिलीजिंग हार्मोन से जो रिलीज होता है। तो हार्मोन, हार्मोन और एंजाइम के रिलीज होने पर, रिलीजिंग से, ठीक है, रिलीजिंग से, तो इससे आपका एंजाइम या हार्मोन के रिलीजिंग से ये होता है। तो ये आपके कुछ नोट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया भी। अब ये जो आपको समझ में आया है नोट पॉइंट, इसी चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन एक बार मैं जल्दी से यहाँ तक रिवाइज करवा दूं, क्योंकि कुछ दिमाग से अगर निकल गया हो, कुछ भारी लगने लगा हो, तो आपको एकदम भारी लगने नहीं देंगे। आपका प्यारा सा दोस्त यहाँ खड़ा है आपके लिए। आइए, तो फंक्शन और स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हम देखा जाए तो टिश्यू को 4 प्रकार में बांट देते हैं। पहला टिश्यू का होता है एपिथेलियल टिश्यू। इसका अगर स्पेसिफिक फंक्शन देखें तो यह प्रोटेक्ट करता है,
प्रोटेक्ट कैसे करता है, बाहर से भी और अंदर से भी, यानी कवरिंग भी करता है और लाइनिंग भी करता है। अब जैसे ओइसोफेगस में ही देख लीजिए, बाहरी वाला ये जो लाइनिंग दिखाई पड़ रहा है, ये आपका ये बाहर तरफ से इधर से जो दिखाई देगा वो कवरिंग हो गया, अंदर से जो दिखाई देगा वो लाइनिंग हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर दूसरा देखोगे तो कनेक्टिव टिश्यू ये सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करेगा, आपके शरीर के हड्डी को बना के, कार्टिलेज को बना के, यानी बेसिक फ्रेमवर्क को बना के सपोर्ट करेगा। इसके अलावा लिंकेज करेगा, लिंक करेगा, लिंकेज करेगा, लिंकिंग करेगा, है ना, लिंकेज करेगा, या फिर कह सकते हो आप लिंकिंग करेगा। तो लिंकिंग करने से क्या होता है, लिंकेज करने से क्या होता है, लिंकिंग करने से क्या होता है, लिंकिंग करने से वो क्या करता है, आपको जोड़ पाता है आपके शरीर को अन्य भागों से। जैसे ब्लड, ब्लड क्या है, हर एक जगह शरीर में दौड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह को लिंक कर दिया है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में। मस्कुलर टिश्यू ये क्या करता है, लोकोमोशन और मूवमेंट करवाता है। अगर खड़ा होकर अपने ही जगह पे हिल रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है, पोस्चर को चेंज करना है, और लेकिन और पोजीशन को चेंज कर दिए, यहाँ से चल के वहां तक पहुंच गए, तो इसका मतलब है लोकोमोशन कर लिए। ये दोनों चीज आपका मस्कुलर टिश्यू करवा रही है। न्यूरल या नर्वस टिश्यू ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, हमारे दिमाग के अंदर है और ये पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारी जिंदगी को, मतलब हमारी जिंदगी को ही कर रहा है ना, हमारे पूरे शरीर को वो कंट्रोल कर रहा है। अब देखो आगे आगे क्या है कुछ नोट पॉइंट में, कि सेल को हम मिलाए तो टिश्यू बना, टिश्यू को मिलाए तो ऑर्गन बना, ऑर्गन को मिलाए तो ऑर्गन सिस्टम बना। इसका मतलब टिश्यू को जब मिलाए तो कौन सा टिश्यू मिला, यही 4 टिश्यू जो अभी पढ़े थे, 4 टिश्यू के डिफरेंट प्रोपोर्शन में, यानी कि अन्य अन्य अनुपात में। कहीं पर कुछ ऑर्गन बनना है तो उसका अनुपात अलग होगा, किसी का और मतलब कि मान लेते हैं 5% कनेक्टिव, 95% कोई और, ऐसे करके मिलाना है। लेकिन यही चारों को मिलाकर मिलने से क्या होता है, शरीर के डिफरेंट ऑर्गन हमें प्राप्त होता है। लेकिन ऑर्गन सिस्टम क्या है, वो तो बहुत सारे ऑर्गन को मिलाने से बनता है। तो जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन आपस में फिजिकली और केमिकली रूप से इंटरेक्ट करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो क्या होता है, निर्माण हो जाता है। लेकिन फिजिकली कैसे होगा, ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट हो जाएगा। और केमिकली कैसे होगा, हार्मोन और एंजाइम के रिलीजिंग से, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो जरूर एकदम आपके पास, तो अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप है, वहां पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए जी, अब यही चीज आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप अपना बुक पलट के देखिएगा मेरे साथ साथ, आपको समझ में आएगा। बुक देखना बहुत अति आवश्यक है, मैंने इसीलिए कहा है कि बुक सबसे पहले एनसीईआरटी का खरीद लीजिए आप, जूलॉजी का। अब जूलॉजी मतलब बायोलॉजी का ही खरीदने के लिए आपको मिलेगा। देखो क्या कहता है, यू मे बी सरप्राइज्ड, आपको कहा जा रहा है कि आप जो है सरप्राइज्ड हो जाइएगा यह जानकर कि सभी कॉम्प्लेक्स एनिमल जो हैं उनका जो कंसिस्ट होता है केवल 4 प्रकार के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं उनके शरीर में। यानी कि वो बोल रहे हैं कि वही जो 4 टिश्यू का नाम हम लिए हैं वही बता रहा है, यानी कि ये चीज तो हम आपको पढ़ा दिए अभी। क्या बोला कि 4 ही प्रकार का टिश्यू से पूरा शरीर बना हुआ है। और इन टिश्यू के बारे में बोला है कि ये टिश्यू जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, यानी एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है इनके पास, एक विशिष्ट अनुपात होता है इनके पास। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये विशिष्ट अनुपात और पैटर्न में भी होते हैं जो एक ऑर्गन को बनाते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गन जो हमारे शरीर में बन रहे हैं ना, वो अलग अलग पैटर्न में टिश्यू के अरेंजमेंट से, अलग अलग टिश्यू जो है अलग अलग प्रकार से अरेंज कर गया, ये ऐसे अरेंज कर गया, वो ऐसे अरेंज कर गया, इसका अनुपात अलग है, इसका अनुपात अलग है, तो अलग अलग ऑर्गन बन जाते हैं। लाइक स्टोमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। अब ये सब जो बन रहा है, स्टोमक बन रहा है, लंग्स बन रहा है, हार्ट बन रहा है, हार्ट, लंग, इसके अलावा स्टोमक, ये सभी अलग अलग प्रोपोर्शन में ना, इनके अंदर इपिथेलियल भी है, कनेक्टिव भी है, और आपका मस्कुलर भी है, और चौथा जो है न्यूरल भी है। चारों टिश्यू है इन सभी में, लेकिन क्या है, किसी का प्रोपोर्शन न्यूरल का ज्यादा होगा, किसी का कनेक्टिव का ज्यादा होगा, अलग अलग चीज सब में है। तो अब बताइए, सब में अलग अलग, किसी मस्कुलर ज्यादा होगा, उस हिसाब से क्या है, वो अपना अंग का नाम ही चेंज हो गया। कह रहा है फिर यहाँ पे आगे कि जब 2, देखो वही बात है, जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन क्या होता है, परफॉर्म करता है एक कॉमन फंक्शन, यानी एक सामान्य कार्य को। खाना पचाने वाला काम किया था मुंह ने भी, पेट ने भी, स्टोमक ने भी, ओसोफेगस ने भी, छोटी आंत ने भी, बड़ी आंत ने भी, सब मिलकर खाना पचाने का ही काम किया। तो एक काम, सामान्य काम करना है, एक कॉमन फंक्शन करना है, बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन। अभी बोले ना, फिजिकली भी करना है और केमिकली भी करना है, और इंटरेक्शन करना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करना चाहिए। तब कहेंगे दे टुगेदर फॉर्म, तब ये आपस में फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को। ये क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम को। यहाँ 2 ऐसा चीज है जिसको कि अंडरलाइन हमें करना चाहिए, आपको नहीं बोलूंगा, आप अपना जो आपको लगे अच्छा तो अंडरलाइन या हाईलाइटर से आप वहां हाईलाइट कर दो। हाँ, यहाँ पहला बात तो ये कि आपका जो ऑर्गन बना,
ऑर्गेन बना। पहला बात तो ये है कि आपका ऑर्गेन बना, दूसरा है कि ऑर्गेन सिस्टम बना। तो ये दोनों का डेफिनेशन ही इसके अंदर घुसा हुआ था। अच्छा, इसके अलावा आगे क्या बोला गया, तो ये ऑर्गेन सिस्टम का एग्जांपल भी दे दिया। ऑर्गेन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हम भी बता रहे थे। अच्छा, जो सेल होते हैं, अभी यही चीज तो पढ़ा है, सेल, टिश्यू, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम जो होते हैं, इस आधार पे बटा हुआ है हमारा कार्य, है ना। हमारे शरीर में जो है कार्य बटा हुआ, स्प्लिट है कार्य। ऑर्गेन क्या करेगा, ऑर्गेन सिस्टम क्या करेगा, सेल क्या करेगा, टिश्यू क्या करेगा। ए वे डेट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, यही तो कल भी पढ़ा रहे थे हम, डिवीजन ऑफ लेबर होता है हमारे शरीर में, है ना। हमारे शरीर में लेबर का डिवाइड होता है, लेबर डिवीजन होता है, लेबर का डिवीजन हुआ रहता है, यानी कामों का जो है बंटवारा हुआ रहता है। एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल, मतलब क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को ये लेबर ऑफ डिवीजन करने की वजह से कंट्रीब्यूट कर पाता है पूरा शरीर का एक एक अंग, एक एक टिश्यू, एक एक सेल अलग अलग कार्यों को। ये हाथ कुछ अलग कार्य करेगा, ये हाथ कुछ अलग, आंख कुछ अलग, सिर कुछ अलग, पैर कुछ अलग, पेट कुछ अलग, पीठ कुछ अलग, सबका काम अपना अपना है ना। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया कि एनसीईआरटी रीडिंग करना ही है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन आपका रहेगा बायोग्राफ, ये बात ध्यान रखना है। अब एनसीईआरटी में आप ये देखो जी क्या लिखा हुआ है, एनिमल टिश्यू। अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा रहे थे, एनिमल टिश्यू जो होता है, एनिमल टिश्यू। अब आप जाकर अपने कॉपी, अपने किताब में जाकर देखो 7.1 11 का एनसीईआरटी उल्टाइए और 7.1 को देखिए, 7 नंबर चैप्टर जो है उसी में देखिए आप। अब 7 नंबर चैप्टर नहीं होगा तो पुराने वाला में तो 7 है, न्यू वाले में देख लेना है आपको क्या है वहां पे। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, क्या बोल रहा है, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार, वेरी वेरी मतलब होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के, बहुत सारे सेल के स्ट्रक्चर के कारण, वेरी मतलब होता है डिफरेंट, ये होता है इसका मतलब डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट। तो डिफरेंट प्रकार के जो सेल है हमारे शरीर में, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उसके फंक्शन के आधार पर क्या होता है, देयरफॉर, इसीलिए टिश्यू के बारे में कहा कि टिश्यू को डिफरेंट और बहुत ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है 4 प्रकार में। अर्थात कहा गया कि भैया टिश्यू जो है उसको भिन्न भिन्न प्रकार के में बांटा गया है, और ये भिन्न भिन्न प्रकार का है, 4 प्रकार है। पहला है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर और चौथा न्यूरल। यही अभी हम पढ़ा रहे थे, न्यूरल को ही नर्वस टिश्यू भी हम लोग बोलते हैं। तो ये अभी हम लोग एनिमल टिश्यू का चर्चा कर लिए, एनिमल टिश्यू के आगे का अब चर्चा हम लोग करेंगे। एनिमल टिश्यू का चर्चा हो गया, तो अब सबसे पहला एनिमल टिश्यू में आता है इपिथेलियल टिश्यू, सबसे पहला है। तो सबसे पहले अब इसी को पढ़ने वाले हम लोग, इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिश्यू, अगर आपको ये लगा था कि बस इतना ही पढ़ना है, गलत हो, आप फिर गलत लाइन में आ गए। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोई आपको फिर साथ देने वाला नहीं है। तो आपको साथ अगर हमारा चाहिए या किसी का भी, तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत। और अब धीरे धीरे हम लोग ना 2 घंटे की क्लास पे पहुंच जाएंगे 1-2 दिन में, क्योंकि अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो थोड़ा कम कर रहे हैं। कल देखे थे 45 मिनट, 48 मिनट, 50 मिनट के आसपास का क्लास रहा होगा, आज थोड़ा 1 घंटा पार कर गया है। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो क्या है जी, इपिथेलियम, इपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इपिथेलियल भी बोलते हैं, इपिथेलियम भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो टिश्यू है हमारा, जो सबसे पहला टिश्यू है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इपिथेलियल, इपिथेलियम। और इपिथेलियल को ही, इपिथेलियल टिश्यू को ही, इपिथेलियल टिश्यू का ही एकदम शॉर्ट में जो नाम है वो क्या है, इपिथेलियम, इपिथेलियम। अब टिश्यू नहीं बोलना इसमें, बस यही करना है, इपिथेलियम बोल देना, इपिथेलियम, थीलियम, ठीक है, शॉर्ट में। और ये हमारा सबसे पहला टिश्यू है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, सबसे पहला टिश्यू है। तो ये हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ शब्द है जिसको आपको निकालना पड़ेगा, कुछ शब्द हैं जो निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ ईपी और थीलियल, इसका अर्थ क्या है, 2 शब्द है, इसमें तोड़ के निकालिए। ईपी का मतलब क्या हुआ, थीलियल का मतलब क्या हुआ। ईपी का मतलब क्या होता है, ईपी का मतलब होता है जी अपोन। ईपी का मतलब क्या होता है, अपोन। अपोन मतलब के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर, है ना, के ऊपर। और जो थीलियल है, थीलियल का मतलब होता है टू रेस्ट, टू रेस्ट मतलब रखा रहना, है ना, टू रेस्ट। तो किसी चीज के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, रेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ये कहना ये चाह रहा है कि ये कहीं किसी के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही बात है, बिल्कुल ऐसा ही बात है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर रेस्ट करता है। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ ना फिगर बनाओगे इपिथेलियल टिश्यू का, उतना कोई खास फिगर नहीं है, बहुत आराम से बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा कुछ खींच देना एक ठो, ठीक। इसके ऊपर आपको बस यहाँ पर से लेके जाना है ऊपर, ऐसे लेके चलाना है,
कितना आराम से बन गया बताइए। फिर यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा जगह छोड़ के फिर ऐसे लेके गए, फिर ऐसे लेके चले आए, फिर हल्का सा जगह छोड़ के यहाँ से लेके गए, यहाँ से लेके चले आए, फिर एकदम ऐसा लेके जाना, ऐसा पूरा जगह अच्छा से नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा ही छोड़ना है, एकदम छोटा जगह, मतलब लगे नहीं कि जगह छूटा हुआ, इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ से लेके जाना है, फिर यहाँ से लेके आ जाना है, फिर ऐसे ही करके बनाना है। ये आपका इपिथेलियल टिश्यू होता है, ये आपका इपिथेलियल टिश्यू होता है, इस प्रकार से इपिथेलियल टिश्यू होता है। और ये इपिथेलियल टिश्यू के नीचे में इस प्रकार से, अब इस पर चढ़ा देना इस प्रकार से, कोई अलग पेन से या फिर उसी पेन से आप थोड़ा इसको ड्रॉ कर दो यहाँ पर, इस प्रकार से थोड़ा मोटा सा। ये बेसमेंट इसको कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट बोलते हैं, इसको हम लोग बेसमेंट कहते हैं। ये बेसमेंट होता है जो इस पे चढ़ा हुआ रहता है, ये बेसमेंट होता है। अच्छा, टिश्यू जब भी होता है ना, टिश्यू के अपने अपने जान रहे हो वो न्यूक्लियस भी होते हैं टिश्यू के सेल के अंदर। तो ये देखिए जी, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये क्या है, बेसमेंट है। तो क्या उस पर रखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल। तो यही तो था कि किसी पर रखा होगा, किस पे रखा हुआ है, बेसमेंट पे रखा हुआ है। टिश्यू किस पे रखा हुआ है, बेसमेंट पे। अच्छा, इसके नीचे जो होता है ना, इसके नीचे बहुत सारी ब्लड की नली वगैरह गई रहती है, बहुत सारी ब्लड की नली वगैरह गई रहती है, बहुत सारी ब्लड की नली वगैरह गई होती है ना, बहुत सारी ब्लड की नली। अब आप समझ गए होंगे ब्लड की नली कहाँ पे होगी, जहाँ कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं, इतना समझा दिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कनेक्टिव टिश्यू इसका मतलब इसके नीचे रहता है। बिल्कुल, इसके नीचे क्या रहता है, कौन सा टिश्यू है, ये हो गया मोटा सा, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये मोटा सा टिश्यू कौन सा हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू, ऊपर इपिथेलियल टिश्यू, बीच में बेसमेंट होता है। तो ये आपका फिगर बन के जी तैयार हो गया। लो जी, आपका फिगर बन के तैयार हो गया, ये जो फिगर आप बनाना चाह रहे थे, फिगर बन गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके पास कनेक्टिव टिश्यू का भी फिगर आ गया, आपके पास इसमें बेसमेंट का भी फिगर आ गया, और इसमें जो है आपके पास इपिथेलियल का भी आ गया। तो यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू है जी, हाँ जी, कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है जी, कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है। ऊपर वाला क्या है, वो तो इपिथेलियल टिश्यू है। ये ऊपर वाला तो हमारा इपिथेलियल टिश्यू है, तो ये हमारा इपिथेलियल टिश्यू है, ये हमारा इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियम भी बोल सकते हैं आप, इपिथेलियम, ठीक है, इपिथेलियम है ये आपका क्या है, इपिथेलियम, ये आपका इपिथेलियम है, ठीक है, ये आपका इपिथेलियम है। ये क्या हुआ जी, वो सब तो समझ गए जी। ये क्या है जी, ये आपका क्या है, ये इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मोटा सा बीच में जो आया है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके बारे में क्या पता चला आपको, सबसे पहले तो ये बताइए, उसके बाद आप वहां जाएंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको क्या पता चला, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में यही पता चला कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ओहो, ये ब्लड वेसल्स है, हाँ हाँ हाँ, ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये क्या है जी, ये ब्लड वेसल्स है, ये क्या है जी, ब्लड वेसल्स है। तो ये आपका ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनी जिसको कहते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स हो गया, अर्थात यहाँ पे ब्लड की नलिकाएं बहती रहती हैं, यहाँ ब्लड की नलिकाएं बहती, यानी ये ब्लड वेसल्स है जो इसमें बह रही हैं, है ना। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इसमें एक चीज आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू से हम एक्स्ट्रा आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया कनेक्टिव टिश्यू, अभी बस यहाँ पर आ गया तो बता रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू ना हाईली वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर मतलब क्या, वेस्कुलर मतलब वेसल्स का होना, यानी ब्लड वेसल्स का होना। तो बहुत सारा भरा हुआ ब्लड वेसल्स इसमें रहता है। हाईली 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 वेस्कुलर होता है, वेस्कुलर होता है, वेस्कुलर होता है, ठीक है, हाईली वेस्कुलर होता है। यानी इसमें एकदम आपका जो है, इसमें वेसल्स इसमें भरा हुआ रहता है, यानी हाईली वेस्कुलर मतलब हुआ इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में पूरा भरा हुआ रहेगा। तो बहुत ज्यादा ये हाईली वेस्कुलर हो गया, यानी काफी मात्रा में इसमें ब्लड वेसल्स इसमें पाया जाता है। आप देख भी रहे हैं पूरा ब्लड वेसल्स इसमें भरा पड़ा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये दरअसल किसके नीचे है, ये किसके नीचे है, ये है आपका बेसमेंट के नीचे, अर्थात इपिथेलियल के नीचे है। तो इपिथेलियल टिश्यू के नीचे अगर कनेक्टिव टिश्यू आता है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इपिथेलियल के नीचे होने का मतलब है कि अब जो है कनेक्टिव टिश्यू ही पोषण देगा किसको, अब कनेक्टिव टिश्यू ही देगा पोषण इपिथेलियल, क्योंकि इपिथेलियल के पास ना एकदम नाम मात्र का भी नहीं होता है वेस्कुलर, मतलब बहुत कम, ना के बराबर वेस्कुलर उसके पास है ही नहीं, ये वेस्कुलर है,
उसके पास सीधा कहा जाता है कनेक्टिव के विषय में, ये सॉरी कनेक्टिव ने इपिथेलियल के विषय में कि इसके पास वेस्कुलर है ही नहीं, यानी इसके पास ब्लड वेसल्स है ही नहीं। इसीलिए तो आप अपने चमड़ा को देखते हो ना, यहाँ सब पे आपने बचपन में किया होगा, सेफ्टी पिन घुसा के, है ना, याद आया कि नहीं कहानी, या फिर सुई घुसा के इसमें से ऐसे आर पार कर देते थे, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं निकलता था ना, क्योंकि इसमें ब्लड निकलेगा, इसमें ब्लड नहीं निकलेगा, क्योंकि तो ऊपर में क्या है इपिथेलियल, और कुछ ज्यादा घुसा दिए तो फिर वहां कहाँ पहुंच जाओगे, घुसाते घुसाते घुस जाओगे कनेक्टिव में। तो यहां से जब आप देखना, ये हम रफ कर रहे हैं, ये देखो ऐसे घुसा के निकाल देते थे सुई को, तो कहाँ रह जाता था इपिथेलियल में, और कभी कभी आपसे गलती से क्या होता था, ये घुसा के इसमें कर दिए तो ब्लड छोड़ दिया, कनेक्टिव में कौन है ब्लड वेसल्स, और ब्लड निकल जाएगा। तो ये सुई जो घुसाते थे आप, हमेशा सुई को ऐसे निकालते थे, याद आया, सुई को ऐसे निकालते थे, तो इपिथेलियल पे ही सुई निकाला करते थे। इसी वजह से सुई जो आपके थे हाथ को छेद तो किया, लेकिन वहां पर कोई ब्लड नहीं निकल पाया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये ऐसे घुसाने लगे तो फिर क्या होने लगता था, याद है, ज्यादा घुसने के बाद वहां से ब्लड निकल गया, तो ब्लड वेसल्स को आपने काट दिया, ब्लड वेसल्स ब्लड छोड़ देगा। तो यहाँ पर आप कनेक्टिव टिश्यू तक अगर आप जाते हो तो वहां पर से तो डायरेक्ट निकलेगा ही ब्लड, लेकिन आप यहाँ से अगर जाते हो, इसमें से जाते हो, तो ब्लड नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स जो है वो नहीं पाया जाता है। तो कनेक्टिव वाले में ब्लड वेसल्स होता है, कनेक्टिव वाला में बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होता है, हाईली ब्लड वेस्कुलर होता है। लेकिन जो आपका इपिथेलियम होता है, इसके पास थोड़ा सा भी ब्लड वेसल्स नहीं होता, इसके पास थोड़ा सा भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है, अर्थात इपिथेलियम एकदम खाली खाली रहता है, उसमें ब्लड वेसल्स नाम मात्र का भी नहीं है, नाम मात्र का भी ब्लड वेसल्स नहीं है। अब क्या है कि हाईली वेस्कुलर है, इसके अलावा ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने के लिए मिलेगा इपिथेलियम के नीचे, इपिथेलियम के नीचे देखने के लिए मिलता है कनेक्टिव टिश्यू। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये इपिथेलियम के नीचे अवस्थित होता है, कहाँ स्थित होता है, इपिथेलियम के नीचे हमेशा रहता है, पर यह हमेशा इपिथेलियम के नीचे होता है। तो हम बोल सकते हैं यह हमेशा कहीं पर भी, पूरे शरीर में कहीं पर भी देखोगे, क्योंकि इसको सुरक्षा चाहिए, ब्लड ना है, निकल जाएगा ब्लड, तो इसको सुरक्षा देगा कौन, इपिथेलियम। तो यह हमेशा यह हमेशा यह हमेशा यह हमेशा इपिथेलियम इपिथेलियम के नीचे के नीचे के नीचे स्थित होता है, स्थित होता है। अब आपको लग रहा होगा इपिथेलियम सर पढ़ाना था, आप तो कनेक्टिव पढ़ा रहे हो। अरे थोड़ा बहुत कनेक्टिव के बारे में हम बताना जरूरी है, ताकि आप इपिथेलियम को समझ पाओ, है ना। अब यहाँ पर इसके नीचे होता है, और क्या, और यही कनेक्टिव टिश्यू ही है जो नीचे से, क्योंकि अब उसके पास तो ब्लड है नहीं, तो उसको खाना पीना कौन देगा, खाना पीना कनेक्टिव भेजेगा, कनेक्टिव उसके पास भेजेगा। O2 ब्लड में ही रहता है, O2 कहाँ रहता है, ब्लड में रहता है, तो O2 कैसे पहुंचेगा, कनेक्टिव के द्वारा पहुंचेगा, क्योंकि उसके पास खुद का O2 नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उसके पास ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ब्लड नहीं है ना इपिथेलियम में, तो ब्लड नहीं होने की वजह से कनेक्टिव के थ्रू ही ब्लड वहां तक पहुंच रहा है, तो कनेक्टिव ही उसको ब्लड भी देगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि ब्लड वेसल्स जो कनेक्टिव का ब्लड वेसल्स है, वही सप्लाई करेगा पोषक तत्वों का, O2 का, हर एक चीज का आपका यहाँ पे सप्लाई करके देता है। तो यहाँ पर हम एक और लाइन यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे एक और लाइन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, कनेक्टिव यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं इधर करके, एक मिनट, हाँ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू के वेसल्स जो ब्लड वेसल्स है, वेसल्स के द्वारा इपिथेलियम को पोषण यानी न्यूट्रिशन और क्या, O2 और क्या, और भी बहुत कुछ होते हैं, मतलब अगर आप बोला जाए तो यहाँ पे न्यूट्रिशन हो गया, O2 हो गया, मुख्य रूप से यही सब चीज कहिए, O2 इत्यादि कर देते हैं, ETC। कनेक्टिव टिश्यू के वेसल्स के द्वारा इपिथेलियम को न्यूट्रिशन, O2 इत्यादि प्राप्त होता है। मतलब इपिथेलियम को कौन दिया पोषण, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। ये क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू ने इपिथेलियम को क्या किया है, पोषण दिया है, ये इसने उसको पोषण दिया है। ये तो हो गया भैया कनेक्टिव के विषय में बीच बीच में जो हमने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर एक आपका और चीज लिखा हुआ था, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का चर्चा कब आएगा, देखिए जी अभी कर लेते हैं चर्चा हम लोग। बेसमेंट मेम्ब्रेन का चर्चा क्या है, क्या होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखते हैं बेसमेंट को, थोड़ा इधर कर दें।
एक मिनट, इसको सिर्फ इसको हटाना था। हाँ, अब देखो जी, बेसमेंट जो है, बेसमेंट वाला यहाँ पर, इसको भी ऊपर कर देते हैं। ये आपका जो बेसमेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का हम चर्चा कर रहे थे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आपका है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना किसका होता है? अब देखो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ये बना किसका होता है? तो ये मेड होता है, मेड मतलब बना होना। ये किसका बना होता है? ये किसका बना होता है? तो ये जिससे बना होता है, आपको दो शब्द आपको बोलेंगे, ये बस याद रखना है। इसके विषय में हम आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। ये मेड ऑफ, ये मेड ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, मेड ऑफ किससे बना होता है? दो चीज। पहला, ये किससे बना होता है? मेड ऑफ मतलब, मेड ऑफ मतलब हो गया किससे बना होना। ये किससे बना होता है? पहला, पहला किससे बना होगा? ये मेड ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना होगा? तो सबसे पहला होगा ये ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बना होगा सबसे पहला? ये नाम आपको याद रखना है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। पहला क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। दूसरा, दूसरा जो है आपका, दूसरा आपको याद रखना है, मैं एक काम करता हूं, कहीं और लिख देता हूं, फिर वहां लेके चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है लिखने का। नोट में तो आ जाएगा कम से कम। माइको माइको पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो यहाँ पर माइको पॉलीसेकेराइड आप अगर लिख सकते हो लिख लो, मुझे कहीं देखना पड़ेगा जगह वगैरह, ताकि मैं आपको वहां पर लिख कर दिखा सकूं। एक काम करते हैं, यहाँ लिख कर फिर वहां लेके चले जाएंगे। माइको पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड, सेकेराइड्स, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आप पढ़ोगे सेकेराइड के विषय में तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो आपको पता होगा, अगर पढ़े होंगे तो कभी। यहाँ पे हो जाएगा जस्ट, हो तो गया है, हो तो गया है। माइकोपॉलीसेकेराइड, शायद समझ में ना आए तुम लोगों को, थोड़ा इधर कर दें। माइकोपॉलीसेकेराइड्स, ये आपका है, एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपको कभी समझ में ना आए कि ये क्या है, तो मैं नीचे में लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा? कार्बोहाइड्रेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे एकदम छोटा सा लिख देते हैं, कार्बो कहाँ पे? वहीं पर, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार से, और इसको यहाँ पर लिख कर छोटा करके यहाँ पर लगा देते हैं आपके लिए। ये एक प्रकार से क्या हो गया जी? कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये क्या हो गया? आप भी लिख सकता है, आप अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपको ही कभी दिक्कत हो जाए। ये रहने दो, इसी कलर में ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया ये आपका, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया जो कि माइको पॉलीसेकेराइड है। तो ये दो चीज से बेसमेंट मेम्ब्रेन बना हुआ है। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन का और माइको पॉलीसेकेराइड का। अब ये क्या होता है, इसके विषय में चर्चा हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में करेंगे, कि बायोमोलिक्यूल बताएगा आपको कि ये माइको पॉलीसेकेराइड क्या है। बस आपको उस समय तक याद रखना कि हाँ ये कभी पढ़े थे, माइको पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपको रखना ही पड़ेगा, एग्जाम देना है आपको, जाके इसको तैयारी करके जाना है एग्जाम में, तो इसको तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। और इसमें कोई सेल होता है क्या? नहीं, इसमें कोई सेल नहीं होता है। ये होता है नन सेलुलर, नन सेलुलर लेयर, नन सेलुलर लेयर होता है ये, मतलब कोई सेल इसके पास नहीं होता है। ये नन सेलुलर लेयर है, इसके पास कोई सेल नहीं होता है। सेलुलर लेयर, नन सेलुलर लेयर, इसके पास कोई सेल नहीं होता है, ये बिना सेल के है, नन सेलुलर लेयर है ये। ठीक है। अब आते हैं हम इपिथीलियम के ऊपर, कि इपिथीलियम ने क्या किया। ये सब तो इपिथीलियम का बाल बच्चा का चर्चा हो रहा है, अगल बगल का चर्चा हो रहा है।
इपिथीलियम के बारे में अब थोड़ा चर्चा करते हैं। आइए अगले पेज में इपिथीलियम के बारे में। इपिथीलियम क्या है? तो इपिथीलियम तो आप समझ गए कि बेसमेंट पे लेटा हुआ रहता है, रेस्ट करता रहता है, बेसमेंट पे लेटा हुआ रहता है, रेस्ट करते रहता है, और ये जिसके नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। हम यहाँ पे इपिथीलियम के विषय में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इपिथीलियम के विषय में? इपिथीलियम, थीलियम। तो क्या लिखेंगे इसके विषय में? इसके विषय में एक लाइन अगर लिखे तो कहेंगे यह बेसमेंट 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 मेम्ब्रेन पर स्थित होता है या बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होता है जो, यह बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होता है जो या फिर जो नहीं लिखकर लिख सकते हैं जिसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया पहला बात इसका, ये पहला बात आपने इसका लिखा। अब देखो दूसरा बात, ये पहला बात हो गया, अब दूसरा बात इसके बारे में कि हाँ, ये तो पहली बात हो गया कि हाँ इसके ऊपर लेटा हुआ रहता है। दूसरा बात क्या है, इसके जो इपिथेलियम के सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही आपस में सटे सटे रहते हैं। आप देख नहीं रहे हैं यहाँ पर भी देखने से आपको पता चल रहा है बहुत ज्यादा सटा हुआ है, यानी कॉम्पैक्टली पैक्ड रहता है, यानी कि पूरा ये कॉम्पैक्टली पैक्ड यानी कि क्लोज पैक्ड होता है ना, जिसके वजह से इनके बीच का जो स्पेस है जिसको हम कहते हैं क्या, इंटरसेलुलर स्पेस, वो बहुत ही कम होता है, लिटिल होता है, एकदम से बहुत ही कम होता है। तो इनके बीच का जो स्पेस है, खाली जगह, वो बहुत कम होता है, जिसके वजह से इंटरसेलुलर सब्सटेंस हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, आपको पता होगा कि सेल के बीच में जो खाली जगह होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। उस स्पेस में जो जगह में खाली जगह में जो भरा हुआ मसाला रहता है, उस मसाला का नाम है इंटरसेलुलर सब्सटेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस के बीच में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि जगह ही नहीं है फिर। तो यहाँ पर इसके बारे में एक लाइन ये भी लिखा जा सकता है, इसके विषय में एक लाइन ये भी लिखा जा सकता है कि जो इपिथेलियम टिश्यू होते हैं, तो यहाँ कहेंगे इसके इपिथेलियम के सेल्स, इपिथेलियम के सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली का मतलब क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज पैक्ड होते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, अर्थात इनके सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, जिसके कारण एक तो बहुत स्पेस कम हो गया, अब जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जिसके कारण इनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या मैंने लिखा, इपिथेलियम के सेल्स आपस में कैसे पैक होते हैं, कॉम्पैक्टली क्लोज पैक्ड होते हैं, अर्थात इनके सेल्स क्लोज पैक्ड हो गए, इम्पैक्टली मतलब सॉरी कॉम्पैक्टली पैक्ड हो गए, अर्थात इनके सेल्स के बीच
इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब जो खाली जगह होता है दोनों सेल के, दो सेल के बीच में, उसी को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत कम रहता है, बहुत कम होते हैं, जिसके कारण इनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बहुत कम पाए जाते हैं। तो यही हमने आपको बताया यहाँ पर कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी अब यहाँ पर कम हो जाएगा इस कारण से। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेलुलर सब्सटेंस तभी रहेगा जब इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा। तो दो मतलब सेल के बीच का, यहाँ मैं लिख दूं नहीं हो तो, इंटरसेलुलर स्पेस किसको कहते हैं, दो सेल्स के बीच में पाए जाने पाए जाने वाले पाए जाने वाले स्पेस पाए जाने वाले स्पेस, दो सेल्स के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेलुलर स्पेस। और इंटरसेलुलर सब्सटेंस के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, वो कल ही हमने डिटेल में आपको बता दिया था कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस आपको पता है अच्छे ढंग से। इंटरसेलुलर सब्सटेंस अब पता चल गया। अब इपिथेलियम के बारे में और भी बातें हैं जो अब आपको बताने हैं। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और भी बात जो है वो अब सीखो क्या क्या है बात इसमें। पहला बात तो आपने सीख लिया कि हाँ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होता है, जिसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दूसरा बात ये भी सीख लिया कि एपिथेलियम के सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, क्लोज पैक्ड होते हैं, जिनके सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसके कारण इनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बहुत कम पाए जाते हैं। अब तीसरा बात जो है वो है एपिथेलियम जो होते हैं वो एवैस्कुलर होते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही बता रहे थे हम आपको कि एपिथेलियम के में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एवेस्कुलर होगा, तो ये भी लिख देते हैं इपिथीलियम 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 एवेस्कुलर होते हैं, एवेस्कुलर होते हैं, एवेस्कुलर होते हैं, एवेस्कुलर होते हैं। एवेस्कुलर का मतलब क्या होता है, एवेस्कुलर का मतलब होता है ए जब भी लगा हुआ बायोलॉजी में मिले, ए जब भी मिला हुआ बायोलॉजी में मिले तो इसका मतलब होता है अब्सेंट। इसका मतलब क्या होता है, अब्सेंट होता है। ए का मतलब होता है अब्सेंट, ए का मतलब क्या होता है, अब्सेंट। और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, इसका मतलब हो जाता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स। अब खुद ही सोच लीजिए, अब्सेंट है ब्लड वेसल्स, पाया ही नहीं गया ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स गायब है, वहां पर ब्लड वेसल्स है ही नहीं। तो यहाँ पर दो सेल के बीच में अगर देखा जाए, अच्छा ये कहाँ पाया जाएगा जी, दो सेल के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है। एवेस्कुलर है तो इसका मतलब दो सेल के बीच में, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मिला जुला के बात अगर कहा जाए, इसमें मिला जुला के बात ये हो गया कि दो दो सेल के बीच होना चाहिए, ये दो सेल के बीच, तो दो सेल के बीच अब्सेंट होता है ब्लड वेसल्स, ये ध्यान रखना है। दो सेल के बीच अब्सेंट रहेगा ब्लड वेसल्स, तो हम क्या बोलेंगे, हम कह सकते हैं तब फिर क्या, ये एपिथेलियम ही है, ये एपिथेलियम ही है। ठीक है, तो ये एवेस्कुलर है। अच्छा एक बात और, एपिथेलियम के बारे में एक बात और है जो कि यहाँ नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। एपिथेलियम के बारे में एक और बात, उसी को नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी नीचे जा रहा है, यहाँ दिखा देते हैं, ये अभी नीचे की ओर जा रहा है। ठीक, ये अभी नीचे की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ पर चलो ये नीचे की ओर जाएगा। ये जो आपका होता है यहाँ पर एपिथेलियम, एपिथेलियम में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर एक और बात कि ये रीजनरेट बहुत जल्दी कर लेता है। आप देखते थे वहां पर पिन वगैरह भोंकते थे, मतलब वहां पर पिन वगैरह गला दिए, उसके बाद निकाल लिए, फिर 2-3 दिन में चमड़ा, नया चमड़ा बन जाता है, उखड़ता है चमड़ा, फिर बनता है, फिर उखड़ता है, फिर बनता है, फिर उखड़ता है। आपको देखने के लिए मिला होगा, बरसात वगैरह में कई बार नया चमड़ा आ जाता है लोगों का। तो वो ये बहुत जल्दी जनरेशन कर लेता है, जनरेट कर लेता है, सॉरी जनरेशन, जनरेट कर लेता है, बहुत जल्दी जनरेट करता है, यानी रीजनरेशन पावर इसके पास काफी ज्यादा है। तो हम यहाँ एक बात और बोलेंगे कि इपिथेलियम में हाईली हाईली इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईली रीजनरेशन पावर होता है। हाईली रीजनरेशन जनरेशन क्या होता है, क्षमता होता है, एफिशिएंसी होता है, एबिलिटी होता है, एबिलिटी एबिलिटी होता है, होता है। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, हाईली रीजनरेशन, हाईली रीजनरेशन एबिलिटी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत
याद रखना है अच्छे ढंग से कि हाईली रीजनरेशन एबिलिटी हमारे चारों टिश्यू में से सबसे ज्यादा किसमें है, एबिलिटी मतलब फिर से नया बनने का, वो सबसे ज्यादा अगर है अभी तक में, अभी जो पढ़े हैं उस हिसाब से, अभी की जानकारी के हिसाब से आपको एपिथेलियम का याद रखना है। ये नोट खूबसूरत से आपको बनाते रहना है हमारे साथ। अगर नोट आपके पास नहीं बना हुआ रहेगा तो आपको कुछ समझ उमझ में आएगा नहीं, आप रिवाइज कर नहीं पाओगे, और आपको डीपीपी जो मिलता है डेली प्रैक्टिस पेपर उसको उसी दिन सॉल्व करो, क्योंकि शाम के 7 बजे जब हम लोग मिलते हैं तो शाम के 7 बजे हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रैक्टिस पेपर को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपसे जब सॉल्व नहीं होगा तो हम ही तो सॉल्व करेंगे, और कैसे पता चलेगा आपको कि सही क्या है गलत क्या। आइए कुछ एनसीईआरटी को फिर से देखें। एनसीईआरटी में देखो इपिथेलियल टिश्यू अगर देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, उसमें से सब कुछ मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन जो पढ़ाया, जो आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया वो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा दूं। कराए वी कॉमनली, वैसे मैं कहूंगा एक बार आप भी रीडिंग अपने से देना। वी कॉमनली रेफर टू एन इपिथेलियम टिश्यू एज इपिथेलियम, मतलब हम इपिथेलियल टिश्यू को क्या बोला, क्या हम यहाँ पर बोला कि थोड़ा इसको छोटा कर लें, इपिथेलियल टिश्यू जो है, इपिथेलियल टिश्यू जो है उसको हम इपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं, और उसका जो पुलर होता है, यानी सिंगुलर पुलर जानते होंगे, पुलर जो होता है वो इपिथेलिया के नाम से जाना जाता है। तो इपिथेलियल टिश्यू को हम लोग अगर कहना चाहे तो इसको हम इपिथेलियम भी कह सकते हैं। दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस, यानी इस टिश्यू के पास एकदम मुक्त सतह है, बहुत अच्छा से फैला हुआ सतह है। विच फेस, जिसके जो फेस होते हैं, आइदर ए बॉडी फ्लूइड, यानी एक जो होता है फेस वो किधर होता है, बॉडी फ्लूइड की तरफ। बॉडी फ्लूइड किधर होता है बताओ, कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, अभी तो यहाँ बताया ना बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड किसको कहते हैं, बॉडी फ्लूइड उसी को कहेंगे जो आपके शरीर में बह रहे हैं। आपके शरीर में क्या बह रहे हैं, खून, तो वो खून के तरफ है एक फेस, एक फेस इसका खून के तरफ है, दूसरा बाहर के तरफ, एक फेस ब्लड वेसल्स के तरफ है, दूसरा बाहर के तरफ है। तो यहाँ पर वही बोला गया कि यहाँ पर बोला गया, क्या बोला गया कि भैया यहाँ पर पहला जो फेस होगा बॉडी फ्लूइड की तरफ, पहला जो फेस होगा बॉडी फ्लूइड की तरफ, और दूसरा जो होगा और आउटसाइड की तरफ होगा, आउटसाइड एनवायरमेंट की तरफ होगा। और ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, कवरिंग, पढ़ाए थे ना कवरिंग। उसके अलावा लाइनिंग, लाइनिंग हुआ, तो कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड करना मतलब प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के कुछ पार्ट में ये करता है। दे सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, देखो तो एनसीईआरटी का ही लाइन उठा कर हमने डाल दिया कॉम्पैक्टली पैक्ड, क्योंकि एनसीईआरटी का ही लाइन वहां पे भी पूछेगा आपको। कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विथ लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ, यानी कि जो उसमें सब्सटेंस होते हैं उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत ही कम मात्रा में उसमें पाया जाता है। अब क्या है ना, अब आगे का आपने पढ़ा नहीं है, इसके आगे आपने अभी तक पढ़ा नहीं, तो इसके आगे अगले क्लास में जाएंगे तब वहां पर देखो लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल, एपिथेलियल के भी प्रकार को देखेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी ये क्लास। अगर आप अब आगे करते चलोगे धीरे धीरे एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक टॉपिक पर। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। अभी कुछ देर में आपको 8 बजे, सॉरी 9 बजे आपको मिलता है केमिस्ट्री का, आप तो जान ही रहे हो। लेकिन अगले क्लास में जूलॉजी में बात करेंगे हम लोग इपिथेलियल के बारे में, और शाम को 7 बजे मिलते हैं। कुछ भी डाउट क्लास हो उसके लिए कहां पर, ऐप पर लाइव होगी, और वहीं पर मेंटरशिप भी आपको किया जा रहा है। और इसके अलावा आप जान ही रहे हो मेंटरशिप के लिए छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है, जो कि आप कहां पे पे करोगे, तो यहाँ पर वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख रहे हो, वहां पर जाकर कर सकते हो, अथवा आप कमेंट में जो पिन किया हुआ है उस पर आप जाकर देख सकते हो। तो ये सारा चीज वहां किया हुआ है। अगर आप वहां से जुड़ते हो तो आपको डायरेक्ट मेरा, आपको जो मेरे तरफ से हो सकता है मैं पूरा करके आपको दूंगा, डीपीपी वहां करवाऊंगा, वहां पे पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेस्ट करवाऊंगा, सारा चीज करवाऊंगा। तो आपको बस मेरे साथ रहना है जुड़े हुए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।